वॉल्ट इंसिडेंट के पूरे एक हफ्ते बाद कैपिटल सिटी वेनिस्योर आज किसी फेस्टिवल की तरह गूंज रही है। हर तरफ हलचल है, भीड़ है, रौनक है। कोलोसियो एकेडमी में पेरेंट स्टूडेंट लेसन रखा गया है और इसी बहाने एम्पायर की एलीट क्लास यहाँ जमा हो चुकी है। 7 ग्रेट फैमिलीज, बड़े नोबल्स सब मौजूद हैं। लेकिन सच ये है, आज किसी की नज़र पेरेंट्स पर नहीं है। सबकी आंखें टिकी हैं फाइनल रैंकिंग मैच पर। एग्जाम्स का ग्रैंड फिनाले जो अब होने ही वाला है, उस विशाल कॉलिसियम में एक बड़ा सा बोर्ड सामने चमक रहा है जिस पर टूर्नामेंट ब्रैकेट साफ दिख रहा है। फर्स्ट ईयर आइस कॉर्प से आर्ट्यूटर और बियांका, फर्स्ट ईयर फायर कॉर्प से ग्रैनोला और सिंक्लेयर, और थर्ड ईयर फायर कॉर्प से डोलोरेस, उसके साथ एक सख्त चेहरे वाला मेल स्टूडेंट। भीड़ के बीच एक बिल्कुल नॉर्मल सा स्टूडेंट खड़ा है, चश्मा, बैकपैक, साधारण कपड़े। विकर वो पूरी तरह क्राउड में घुला हुआ है, जैसे कोई पहचान ही ना पाए। लेकिन उसकी नजर बस एक ही जगह ठहरी हुई है, सिंक्लेयर। चश्मे के पीछे से उसकी लाल आंखें उसी पर टिकी हैं और उसी पल उसका दिमाग वापस चला जाता है पिछली रात। रूफटॉप पर ठंडी हवा चल रही थी, ऊपर सितारों से भरा आसमान फैला था। सिंक्लेयर उसके सामने खड़ी थी, थोड़ी झिझक के साथ, थोड़ी हिम्मत जुटाकर। वो माफी मांगती है कि वो बार बार वही बात दोहरा रही है, लेकिन कहती है कि उसे बस एक आखिरी सवाल पूछना है। वो उसे याद दिलाती है कि उसने कहा था अभी वो उसकी कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर उसी उम्मीद भरी नज़र से पूछती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में जब तुम अपने गोल्स पूरे कर लोगे तब तुम मेरे फीलिंग्स पर सोच सकोगे? ये सवाल बाइकर को पूरी तरह ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। वो कुछ नहीं बोलता, बस ऊपर देखता है, उस खुले सितारों भरे आसमान को, जैसे पहली बार अपने सामने किसी फ्यूचर की झलक देख रहा हो। इतना दूर का फ्यूचर जिसके बारे में उसने खुद को कभी सोचने ही नहीं दिया था। उसकी जिंदगी तो हमेशा एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती रही, रिवेंज, मिशन और अंधेरा। और उसी पल उसे एहसास होता है उसने कभी उसके बाद के बारे में सोचा ही नहीं। वो जानता है कि उसके गोल्स बहुत दूर हैं, बहुत कठोर हैं। फिर भी वो सिंक्लेयर की तरफ मुड़कर ईमानदारी से कहता है, अगर मैं कभी अपने गोल्स पूरे कर पाया तो शायद तुम सही, शायद तब मैं फ्री हो सकूं, बस इतना ही। लेकिन सिंक्लेयर के लिए ये जवाब काफी था। उसके चेहरे पर उम्मीद लौट आती है। नए रिजॉल्व के साथ वो कहती है, ठीक है, मेरी फीलिंग्स मेरी हैं, मैं इंतजार करूंगी, भले ही तुम मना करो। वो मुड़कर जाने लगती है, लेकिन पीछे से वाइकर की आवाज से उसे रोक लेती है। सिंक्लेयर, जो कुछ तुमने अब तक बनाया है उसे फेंको मत, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं है। वो रुक जाती है, चांद की तरफ देखती है और उसकी आंखों से राहत के आंसू बहने लगते हैं। एक कांपती हुई ग्रेटफुल मुस्कान के साथ वो सिर हिलाती है, मैं मानूंगी, थैंक यू। अब वापस प्रेजेंट में विकॉर एकेडमी की क्राउड के बीच खड़ा है। टूर्नामेंट बोर्ड पर सिंक्लेयर का नाम चमक रहा है और अब वो समझ जाता है ये उसका फैसला है। एकेडमी छोड़ने से पहले वो जीतना चाहती है, अपने दम पर, अपनी राह चुनने से पहले। वाइकर की मुट्ठी अनजाने में कस जाती है। उसे एहसास होता है कि एकेडमी में उसके अपने दिन भी अब गिने चुने रह गए हैं। उसका मन उस अंधेरे फ्यूचर की तरफ चला जाता है जिसके आने को वो जानता है। एक पुरानी किताब, ओल्ड मेमोइर्स, एक नाम, कोलोसियो ट्रेजेडी, टाइम ऑफ द फॉल से पहले का सबसे भयानक हादसा, एक ऐसा एपोकलिप्स जिसने पूरी दुनिया को याद दिलाया था। डीमंस सिर्फ कहानियों में नहीं थे, वो असली थे। टाइमलाइन को मन ही मन गिनते हुए वाइकोर को साफ दिख रहा है, डिजास्टर अब ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 6 महीने। उसका रास्ता तय हो चुका है। यहाँ का काम खत्म होते ही वो एकेडमी छोड़ देगा और आने वाली कैटास्ट्रोफी की तैयारी करेगा। भविष्य के ख्यालों में डूबा वाइकोर धीरे से आंखें उठाता है। उनमें एक तेज, खूंखार लाल चमक उभर आती। उसे पता है उसका रास्ता आसान नहीं है। ट्रायल्स, हार्डशिप्स और दर्द उसका रास्ता ले जाता है दुनिया की सबसे भयानक जगह पर, न्यू वेल वाग, दुनिया की सबसे खतरनाक प्रिजन। उस अंधेरी डरावनी जेल की तस्वीर उसके दिमाग में साफ उभर आती है। ठंडी दीवारें, गहरी शैडोज और न खत्म होने वाला डिस्पेयर। और उसी पल उसका रिजॉल्व और मजबूत हो जाता है। उसी वक्त कोलिसियम में भीड़ का शोर अचानक बढ़ जाता है। अनाउंसर की आवाज गूंजती है, फाइनल मैच अब शुरू होने वाले हैं। पहला मैच अनाउंस होता है। अरीना में कदम रखता है ट्यूडर ला मांचा डॉन किहोते, फर्स्ट ईयर आइस कोर। उसके चारों तरफ चमकती हुई नीली एनर्जी शील्ड है, हाथ में स्पीयर। उसके सामने आती है बियांका अशर, फर्स्ट ईयर आइस कोर की आर्चर। उसके चारों ओर भी वैसी ही एनर्जी शील्ड चमक रही है। ऑडियंस में अचानक एक गगनभेदी दहाड़ गूंजती है। गोल्डन आर्मर पहना एक विशाल आदमी खड़ा होकर चिल्लाता है, जीतना ही होगा ट्यूडर, फैमिली की ऑनर दांव पर है, हारे तो घर मत लौटना। ये है सर्वांटीज, एजर स्पीयरमैन फैमिली का पेट्रियार्क। पास ही एक और आदमी बैठा है, लंबे काले बाल, बाहें सीने पर क्रॉस,
चेहरे पर इरिटेशन। रॉड्रिक फो अशर, मिस्टिकल आर्चर फैमिली का पेट्रियार्क। वो शोर से परेशान होकर बड़बड़ाता है, फिर ठंडे लहजे में अपनी बेटी से कहता है, बियांका, इन बदतमीजों को सबक सिखा देना। अरीना में ट्यूडर थोड़ा झुककर बियांका से कहता है, सॉरी, मेरे पिता देख रहे हैं, मुझे तुम्हें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। बियांका बिना हिले जवाब देती है, मेरे पिता भी देख रहे हैं और मैं भी इजी जाने वाली नहीं हूँ। ट्यूडर चौंक जाता है, तुम इजी कैसे जा सकती थी? मिड टर्म्स में मैं तुमसे ऊपर रैंक किया था। बियांका आंखें घुमाकर कहती है, इडियट, मैंने जानबूझकर तुम्हें ऊपर आने दी, वरना तुम पूरा दिन रोते रहते। दोनों की आंखों में आग भर जाती है। ग्लेयर्स, इंसल्ट्स, चुनौती। हारने पर शिकायत मत करना, खुद रोना मत। बहस बढ़ती जाती है और अचानक दोनों पावर अप करते हैं। एनर्जी फट पड़ती है और अब भड़क उठता है। बैटल शुरू होने ही वाली है। स्टैंड्स में बैठे ग्रनोला ये सब देखकर नाक से कोड़ता है। ग्रेट फैमिलीज के बच्चे और इतना क्लासलेस बिहेवियर। फिर वो सिंक्लेयर की तरफ मुड़ता है, तिरछी मुस्कान। कॉमनर, वो बेझिझक कहता है, फायर कोर का टॉप स्पॉट मैं ही लूंगा। मैं किसी कॉमनर को वो ऑनर नहीं लेने दूंगा। इंटरिम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनना तो दूर की बात है। स्मग स्माइल के साथ वो जोड़ता है, पुश एंड पुल टैक्टिक है। अब तुम मुझे राइवल समझोगी और इंटरेस्ट लेगी। सिंक्लेयर अब तक चुप थी। वो शांति से उठती है, बिना गुस्से, बिना आवाज ऊंची। चाइल्डिश, बस यही शब्द। वो चलने लगती है। ग्रनोला हक्का बक्का रह जाता है। सिंक्लेयर रुककर उसी ठंडे लहजे में दोहराती है, चाइल्डिश। ग्रनोला की सारी कॉन्फिडेंस हवा हो जाती है। वो सीट में सिकुड़ जाता है। सॉरी, वो बुदबुदाता है। दूसरी ओर एक पार्क बेंच पर अकेली बैठी है डोलोरेस। वो गहरी सांस छोड़ती है, दिमाग भारी है। उसका पूरा मन एक ही नाम में उलझा, सिंक्लेयर। उसकी आंखों के सामने वॉल्ट की वो रात घूम जाती, गुस्से में भरी सिंक्लेयर, और वो पल जब उसने उसे जोर से धक्का देकर दूर कर दिया था। उस दिन के बाद डोलोरेस ने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन सिंक्लेयर उससे बचती रही। अब डोलोरेस समझ नहीं पा रही वो क्या करे, कैसे बताए उस रात की सच्चाई। पार्क बेंच पर बैठी डोलोरेस अब भी अपने ही ख्यालों में डूबी हुई है। तभी उसे किसी के पास आने का एहसास होता है। वो चौंक कर नजर उठाती है। विकॉर सीधे उसी दिशा में आ रहा है। उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल कौंधता है। उसे याद आता है सिंक्लेयर और वाइकर दोनों कितने करीब लगते हैं। दिल में एक डेस्परेट उम्मीद जन्म लेती, अगर मैं वेकर से मदद मांग लूं तो शायद मुझे सिंक्लेयर से बात करने का मौका मिल जाए। उसे पता है ये तरीका सही नहीं, अंडर हैंडेड है, लेकिन उसे और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। वो हिम्मत जुटाकर उसका नाम पुकारने ही वाली होती है कि अचानक एक छोटी सी लड़की दौड़ती हुई निकलती है, पूरी ताकत से चिल्लाती हुई, डैडी विकॉर। खुशी से भरी आवाज। विकॉर कुछ समझ पाता उसे पहले ही छोटी सी पोमेरियन उससे लिपट जाती है, दोनों बाहों से कसकर। मैंने आपको बहुत मिस किया, वो खुशी खुशी बोलती। पूरी जगह जैसे फट पड़ती, लोगों की गर्दनें मुड़ जाती हैं, फुसफुसाहटें फैल जाती। डैडी, एक स्टूडेंट, ये बच्ची उसे डैडी बुला रही है। कुछ लोग तो ये तक कहने लगते हैं। देखने में भी थोड़े मिलते जुलते हैं। एक बूढ़ा आदमी बड़ी सी मूंछों के साथ विकॉर को शक भरी नजर से घूरता है। ये अफवाह इतनी एक्सप्लोसिव है कि विकॉर का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो बिना सोचे समझे पोमेरियन को उठाता है और वहां से भाग खड़ा होता है। पीछे एरिस्टोक्रेटिक कपल हंसते हुए कहता है, कमाल है, एक बच्चा जिसने दूसरे बच्चे को जन्म दे। लेकिन इन सब से ज्यादा जिस पर यह सच्चाई हथौड़े की तरह गिरती है, डोलोरेस। उसके पैरों से जैसे जान निकल जाती है। वो वहीं घुटनों के बल गिर जाती है। सामने का दृश्य धुंधला हो जाता है। खुले मुंह, खाली नजरें, उसके होंठ कांपते हैं और बस एक ही शब्द निकलता है, डैडी। विकॉर तेजी से गॉसिप करती भीड़ से दूर निकल जाता है। पोमेरियन उसकी पीठ पर हंसते हुए झूल रही है। वो एकेडमी ग्राउंड्स के एक शांत हिस्से में पहुंचता है, जहां दूर सामने बर्फ से ढका विशाल कॉलिसियम खड़ा है। वो राहत की सांस लेता है, आखिरकार। लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। उसकी पीठ से अचानक एक खुशी भरी आवाज आती है, वाह, कितना मजा आया, इतना तेज दौड़ना। अंकल, फिर से। विकॉर उसे नीचे उतारता है, घुटनों के बल बैठकर थोड़ा सीरियस होकर समझाता है, अगर तुम पब्लिक में ऐसे जोक्स करोगी तो तुम अपने अंकल को मुश्किल में डाल दोगी। उसकी आवाज सख्त नहीं लेकिन सीरियस जरूर है। पोमेरियन की आंखें भर आती हैं। वो डरते डरते पूछती है, क्या आप नाराज हो? सॉरी, मैं फिर कभी नहीं करूंगी। विकॉर का चेहरा नरम पड़ जाता है। नहीं, वो धीरे से कहता है, मैं नाराज नहीं हूँ, बस कुछ बातें चल रही हैं। वो उसके सिर पर हाथ फेरता है। तुरंत उसकी मुस्कान वापस आ जाती है। विकॉर नीचे झुककर पूछता है, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? तुम ओसाइरिस के साथ होनी चाहिए थी। वो कहाँ है? पोमेरियन मासूमियत से बताती है, बिग अंकल ब्रेसलेट्स लेने गए हैं। मैं गार्ड्स के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी। फिर होंठ फुलाकर, लेकिन मुझे आपसे मिलना था तो मैं अकेले आ गई। विकॉर के दिमाग में तस्वीर बनती है। पोमेरियन जिद कर रही है, टेंट्रम, ह्यूगो बेचारा फंस गया होगा
और अगर उसे मिसिंग रिपोर्ट करनी पड़ती तो कैओस मच जाता। वो गहरी सांस लेता है। पोमेरियन उसे देख रही है, बिल्कुल बेखबर कि उसने कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। विकोर फैसला करता है, चलो। वो उसका हाथ पकड़ता है। पहले बिग अंकल को ढूंढते हैं। दोनों साथ चल पड़ते हैं, हाथ में हाथ। तभी विकोर अचानक रुक जाता है, इतनी तेजी से कि पोमेरियन टकराते टकराते बचती है। वो हैरान होकर ऊपर देखती है। क्या हुआ? विकोर की आंखें फैल जाती हैं, चेहरे पर ठंडा पसीना। कोई बिल्कुल पास आ गया था, बिना किसी आहट के। वो धीरे से पीछे मुड़ता है। उनके सामने खड़ी है एक बूढ़ी औरत, सफेद हुडेड रोब, हाथ में वॉकिंग स्टिक, दूसरे हाथ में एक छोटा सा बकेट। शांत सपाट आवाज में वो कहती है, मुझे प्यास लगी है। विकोर अब भी सदमे में है, इतनी नजदीक और उसे पता तक नहीं चला। वो धीरे से उसकी तरफ पूरा मुड़ता है और उसे घूरता रह जाता है। बूढ़ी औरत फिर से वही बात दोहराती है, मुझे प्यास लगी है। विकोर उसकी झुर्रियों से भरी शक्ल को देखता है, चश्मे के पीछे छुपी वो थकी हुई आंखें, और उसी पल उसके दिमाग में बिजली गिरती है। उसका दिल जोर से धड़कता है। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन वो जान चुका है, ये कोई आम बूढ़ी औरत नहीं है। ये है लून चर्च की पोप और साथ ही क्वो वादिस फैमिली की मैट्रियार्च, नबोकोव लून क्वो वादिस की पत्नी। 200 साल से ज्यादा उम्र, एम्पायर की यूनिफिकेशन से भी पहले की जिंदा गवाह, आखिरी ट्रेडिशनलिस्ट सेंटस में से एक लिविंग लेजेंड। विकोर का दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। वो यहाँ क्यों है? एकेडमी में ये नामुमकिन है। उसकी ओरिजिनल टाइमलाइन में इस उम्र तक वो जिंदा ही नहीं थी। हिस्ट्री बुक्स में उसने पढ़ा था, उसे पॉइजन दिया गया था अंदर के ही किसी आदमी ने। उसकी अपनी पावर ही उसकी कमजोरी बन गई थी, और अब वो उसके सामने खड़ी है, जिंदा। वाइकर को सिहरन सी दौड़ जाती है। इतिहास बदल चुका है और सवाल उठता है, क्या ये सब मेरे एक्शंस की वजह से? उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद जन्म लेती है। अगर ये पोप जिंदा है तो उसकी पावर फ्यूचर में मैनकाइंड के लिए सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। लेकिन उम्मीद ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक बूढ़ी औरत का बकेट हवा में घूमता है और सीधे वाइकर के सिर पर आ लगता है। पानी दो, वो गुस्से में चिल्लाती है। उसका चेहरा बिल्कुल सीनाइल रेज से भरा हुआ। विकर सिर पकड़ कर कराहता है। उसे डॉलोरेस की बात याद आती है। पोप डिमेंशिया से पीड़ित है, तो ये सच था। इस हालत में वो किसी की मदद नहीं कर सकती। फिर भी एक बात विकोर को खटकती रहती है। जब वो पहली बार उसके पास आई थी, जो भारी दबाव भरी प्रेजेंस उसने महसूस की थी, वो इस बचकानी हरकत से मेल नहीं खाती। तभी शोर मच जाता है। पोमेरियन गुस्से में आगे आ जाती है, मेरे अंकल को मत मारो। उसी वक्त दौड़ती हुई आती है डोलोरेस, हाँफती हुई, पसीने से भीगी। उसे देखते ही राहत की सांस लेती है। मिल गई आप? वो हाँफते हुए कहती है। सांस संभाल कर वो पोप से पूछती है, सर पीटर कहाँ है? आप अकेली क्यों घूम रही हैं? पोप उसे पूरी तरह इग्नोर करती है। बस वही रट, पानी दो, डोलोरेस उलझन में पूछती है। आप प्यासे हैं? विकोर पास के वेल की तरफ इशारा करता है, वहां से पानी पी लीजिए। लेकिन पोप जिद पर अड़ जाती है। वो अपना टूटा हुआ बकेट आगे बढ़ाती है। इसी से तीनों चुपचाप बकेट को देखते हैं। नीचे बड़ा सा छेद। पोमेरियन झुककर देखती है और मासूमियत से कहती है, पानी तो बाहर गिर जाएगा। पोप कुछ पल बकेट को घूरती है और फिर सबको चौंकाते हुए वो बकेट को वेल में फेंक देती है। सब हक्के बक्के। बकेट नीचे डूबता जाता है। पोप अजीब सी संतुष्टि के साथ कहती है, अब नहीं गिरेगा। और अचानक उसका डिमीनर बदल जाता है। आवाज शांत, चेहरा गंभीर। वो वाइकर और डोलोरेस की तरफ मुड़ती है। हर चीज अपने नेचुरल फॉर्म में ही सबसे अच्छी होती। आंखें बंद करके वो बोलती है, अगर फर्श में छेद तो उसे जबरदस्ती भरने की कोशिश मत कर। वो डोलोरेस के गाल को हल्के से छूती है। छेद को भरने के लिए उसे किसी बड़ी चीज से घेर दो, जैसे वेल का पानी टूटे बकेट को घेर लेता है। खाली जगह को जबरदस्ती मत भरो, चीजों को अपने आप अनफोल्ड होने दो। ये शब्द डोलोरेस के दिल में उतर जाते हैं। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन विकोर वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। सीधे बोल पड़ता है, फिलॉसफी ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है, अब भी हम पानी पी नहीं सकते। पोप उसे जिज्ञासा भरी नजर से देखती और उसी पल विकोर के कॉलर से एक छोटी सी स्पाइडर बाहर निकलती। बेबी मैडम, विकोर शांत आवाज में कहता है, काम करो। अगले ही पल बेबी मैडम तुम अपने मुंह से एक मोटा चिपचिपा वेब फेंकती है, जो बकेट के नीचे बने बड़े से होल को पूरी तरह सील कर देता है। बकेट ठीक हो चुका है। विकोर बिना किसी दिखावे के उसे वेल में डालता है और आराम से पानी भर लेता है। फिर वो पूरा भरा बकेट पोप की तरफ बढ़ाता है, सीधे उसकी फिलॉसफी को चैलेंज करते हुए। आपको प्यास लगी है, पानी मौजूद है, बकेट में छेद था, तो क्या जो चाहिए उसे पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश नहीं करनी चाहिए? उसका प्रैक्टिकल जवाब सबको स्तब्ध कर देता है।
पोमेरियन की आंखें चमक उठती। अंकल, क्या आपने मैजिक किया? डोलोरेस बस उसका नाम ही बुदबुदा पाती है, विकोर। लेकिन पोप कुछ नहीं बोलती। उसका सिनाइल चेहरा गायब हो जाता है। अब उसकी आंखें तेज होली लाइट से चमक रही हैं और सीधी वाइकोर पर टिकी हैं। हवा भारी हो जाती है। तभी योर होलीनेस, एक आदमी प्रीस्ट के रोब्स में दौड़ता हुआ आता है, घबराया हुआ। आप यहाँ हैं? ये है सर पीटर, पोप का अटेंडेंट, हाँफते हुए लेकिन राहत से भरा। आप अचानक गायब हो गई थी, मैं बहुत परेशान था। वो डोलोरेस की तरफ झुककर धन्यवाद देता है। आपका शुक्रिया साथ रहने के लिए। अब लगता है टेस्ट खत्म हो चुका है। पोप की आवाज़ अब साफ है, शांत, गंभीर। तुम्हारा तरीका गलत नहीं है। उसके चेहरे पर एक जानने वाली मुस्कान फैलती है। हार न मानना, हर रुकावट के बावजूद रास्ता ढूंढना, यही तुम्हारी फिलॉसफी है और यही वो जिंदगी है जो तुम्हारे हिस्से लिखी। वाइकोर चुपचाप सुनता है, चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन शब्द अंदर उतरते जाते हैं। काम पूरा हो चुका है। पोप मुड़ती है। चलो, वो सर पीटर से कहती है। वो दोनों आगे बढ़ते हैं। कुछ कदम बाद पोप रुकती है, पीछे मुड़कर वाइकोर की तरफ देखती है। एक हल्की सच्ची मुस्कान। थैंक यू, वो बस इतना कहती। तुम्हारी वजह से अब मैं शांति से जा सकती हूँ। फिर वो मुड़ती है और सर पीटर के साथ चली जाती है। पीछे छोड़ जाती है सवाल और रहस्य। कोर्टयार्ड में विकर, डोलोरेस और पोमेरियन खड़े रह जाते हैं, हाथ में वो ठीक किया हुआ बकेट। कुछ देर कोई कुछ नहीं बोलता। चलते चलते डोलोरेस घबराई सी आवाज में कहती है, पोप की बातों को ज्यादा सीरियसली मत लेना, वो अक्सर आउट ऑफ इट रहती है। विकर बकेट उठाता है। कोई बात नहीं, वो कहता है। मेहनत के बाद प्यास लग ही जाती है। डोलोरेस का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। हिचकिचाते हुए वो कबूल करती है, मैंने पहले वो सुना था जो बच्ची ने कहा था। साहस जुटाकर वो पूछती है, विकोर, क्या तुम पोमेरियन के डैडी हो? विकोर जैसे ही पानी पीने वाला होता है, वो जोर से खांस पड़ता है। पानी बाहर। क्या? डोलोरेस और पोमेरियन तुरंत उसके पास पहुंचते हैं। खांसते हुए वाइकोर जल्दी से साफ करता है, नहीं, वो मेरी बेटी नहीं है, बल्कि एक जान पहचान वाले की छोटी बहन है। और वो सब मजाक था। डोलोरेस अजीब सी हंसी हंसती है। मैं तो बस कंफर्म कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जान में जान आती है। ये राहत पोमेरियन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गाल फुला लेती है गुस्से में। डोलोरेस उलझन में सोचती है, ये बच्ची नाराज क्यों है? विकोर अब भी खांस रहा। फिर पूछता है, वैसे क्या यही वजह थी? तुम मुझे ढूंढ रही थी? डोलोरेस झट से मना करती है, नहीं, मुझे बस एक फेवर मांगना था। वो आगे बोलने ही वाली होती है कि कॉलिसियम से अनाउंसमेंट गूंजती है। सेकेंड ईयर विनर घोषित किया जाता है और अब थर्ड ईयर फाइनल मैच शुरू होने वाला है। सभी पार्टिसिपेंट्स तुरंत अरीना में पहुंचे। डोलोरेस का चेहरा उड़ जाता है। ये मेरा मैच है। वो घबराकर माफी मांगती। हम बाद में बात करेंगे, विकोर शांति से कहता है। मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। दोनों साथ चल पड़ते हैं। उसी वक्त कोलोसियो एकेडमी के एंट्रेंस पर दो नई परछाइयां उभरती हैं। दो जवान लड़कियां, एक के बाल नीले और गुलाबी रंग में चमकते हुए, दूसरी के गहरे लाल मल्टी कलर्ड हेयर वाली लड़की नजरें घुमाती है, आवाज में ठोस इरादा। वो कहाँ है? कोलोसल स्टेडियम के अंदर आसमान तक फैली हेक्सागोनल मैजिक बैरियर की प्रोटेक्शन में थर्ड ईयर आइस कोर का फाइनल मैच खत्म हो चुका है। अरीना के बीच डोलोरेस और उसकी ओपोनेंट गालियत खड़े हैं। दोनों पूरी तरह एग्जॉस्टेड, तेज सांसें लेते हुए उस ब्रूटल लड़ाई के बाद। गालियत की आंखों में साफ डिसबिलीफ और कंफ्यूजन झलक रहा होता है। कांपते हुए वो अपनी बची हुई ताकत समेटता है और कहता है कि वो एक फोर्थ सर्कल मेज, जिसे सारे प्रोफेसर्स ने एक्नॉलेज किया है, डोलोरेस की डिवाइन मैजिक से हार ही नहीं सकता। लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसकी ताकत जवाब दे जाती है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। डोलोरेस हैरानी से उसे गिरते देखती है। इस खौफनाक मुकाबले के आखिर में वो अपनी मुट्ठी भींच लेती है। वो थर्ड ईयर आइस कोर की विनर बन चुकी होती है। पूरा स्टेडियम जोरदार चीयर्स से गूंज उठता है। हर तरफ डोलोरेस का नाम सुनाई देता है। थोड़ी ही देर में लाउड स्पीकर्स अनाउंस करते हैं कि फाइनल इवेंट यानी क्लोजिंग सेरेमनी जल्द शुरू होगी और सभी स्टूडेंट्स ऑफ गेस्ट्स से अपनी सीट्स लेने को कहा जाता है। पोडियम पर खड़े होकर वाइस प्रिंसिपल वेंसी मॉर्ग खुद को सेरेमनी का होस्ट बताते हैं। वाइस प्रिंसिपल वेंसी मॉर्ग पूरे स्टूडेंट बॉडी के सामने बोलना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि वो कोलोसियो एकेडमी के स्टूडेंट्स से प्यार और सम्मान के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन स्टैंड्स में बैठे स्टूडेंट्स इस पर यकीन नहीं करते और आपस में फुसफुसाने लगते हैं। कोई उनकी सिंसेरिटी पर सवाल उठाता है, कोई ताना मारता है कि उनसे प्यार की उम्मीद बेकार है, और कोई पहले से ही एक बोरिंग लेक्चर के लिए मेंटली तैयार हो जाता है। सब मानते हैं कि वो स्टूडेंट्स को पसंद ही नहीं करते। तभी वेंसी खुद मान लेते हैं कि उन्हें पता है स्टूडेंट्स उन्हें अनोइंग समझते हैं। वो बताते हैं कि उनका सख्त बिहेवियर जानबूझकर था
ताकि एकेडमी की दीवारों के बाहर की हार्श रियलिटी के लिए स्टूडेंट्स तैयार हो सकें। उनका मकसद था उन्हें इतनी समझ और ताकत देना कि वो किसी भी प्रॉब्लम और एडवर्सिटी का सामना कर सकें। लेकिन फिर वो कहते हैं कि एक खास स्टूडेंट से मिलने के बाद उनका नज़रिया बदल गया। उनके दिमाग में एक फ्लैशबैक चलता है, विकौर का वो पल जब वो प्रोफेसर सैडिल के सामने उन स्टूडेंट्स के लिए खड़ा हुआ था जो फीस नहीं भर सकते थे। वेंसी को याद आता है एग्जाम के दौरान का वो डर और गुस्सा जब वाइकर गेट खोलने के लिए चीख रहा था, और फिर वो पल जब घायल प्रोफेसर सैडिल को बाहर निकालते वक्त उसके चेहरे पर राहत और ग्रेटिट्यूड दिखा था। इन सब अनुभवों से वेंसी कहते हैं कि उन्होंने एक प्रोफेसर होकर ये सीखा कि किसी स्टूडेंट को जो सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए वो किसी दूसरे स्टूडेंट से ही मिल सकती है। वर्तमान में लौटकर वो उस अननाम स्टूडेंट का दिल से धन्यवाद करते हैं और उसके फ्यूचर के लिए सच्ची दुआ मांगते हैं। वो कामना करते हैं कि जो भी हवा उसे पीछे धकेले वही उसे आगे बढ़ाने वाली बन जाए। सूरज हमेशा उसे गर्मजोशी दे और बारिश में भी उसे एक रेनबो दिखाई दे। वो चाहते हैं कि जिंदगी के उदास दिन खुश दिनों से भी ज्यादा उसे मजबूत बनाए। क्राउड में बैठी सिंक्लेयर चुपचाप सुन रही होती है। उसका चेहरा गंभीर है। वेंसी की बातें उसे गहराई तक छू रही होती हैं। सबसे बढ़कर वो दुआ करते हैं कि उसकी जिंदगी प्यार, शांति, उम्मीद और अचीवमेंट्स से भरी रहे। आखिर में वो कहते हैं कि इस साल स्टूडेंट्स ने शानदार किया है और सबका धन्यवाद करते हैं। फिर पूरे स्टूडेंट बॉडी के सामने गहराई से झुककर सम्मान दिखाते हैं। वाइस प्रिंसिपल वेंसी के इस अनएक्सपेक्टेड और इमोशनल स्पीच के बाद पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से भर जाता है। स्टैंड्स में बैठे स्टूडेंट्स भावुक हो जाते हैं। पिगी, ट्यूडर और सांचो खुलकर रो रहे होते हैं। पिगी हैरानी से बोलता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि प्रोफेसर वेंसी इतने वार्म वर्ड्स बोल सकते हैं। ट्यूडर मजाक में कहता है कि शायद ये स्पीच किसी और ने लिखी होगी। सांचो खुद को संभालते हुए बड़बड़ाता है कि वॉरियर्स रोते नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ बियांका बिल्कुल काम रहती है। उसका अनइम्प्रेस्ड चेहरा दोस्तों को चुप रहने का इशारा करता है। डोलोरेस भी साफ तौर पर इमोशनल हो जाती है। वो सोचते हुए कहती है कि प्रोफेसर के दिल में बहुत कुछ दबा हुआ था। उसके पास बैठी लड़की जोर जोर से रोते हुए कहती है कि वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई है। फिर वो डोलोरेस से पूछती है कि क्या वही वो स्टूडेंट है जिसका जिक्र वेंसी कर रहे थे। थोड़ा चौंक कर डोलोरेस धीरे से मना कर देती है और कहती है कि उसे नहीं लगता वो वही है। पास बैठे वाइकर ये सुनकर चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद चमकती है और चश्मे के पीछे उसकी रेड आई हल्की सी चमक उठती है। डॉलर्स मन ही मन सोचती है आखिर वो कौन था जिसने उस सख्त प्रोफेसर की आंखें खोल दी। जब वेंसी पोडियम से नीचे उतरते हैं, हेडमास्टर विंस्टन उन्हें रोक लेते हैं। कंधे पर हाथ रखकर अच्छे काम और दिल छू लेने वाले स्पीच की तारीफ करते हैं। लेकिन वेंसी उस तारीफ से थोड़ा पीछे हट जाते हैं। उनका चेहरा पढ़ पाना मुश्किल होता है। विंस्टन उन्हें जाते हुए सोच भरी नजर से देखते हैं, फिर खुद स्टेज पर आ जाते हैं। माइक्रोफोन के पास आते हुए हेडमास्टर विंस्टन अपनी स्पीच शुरू करते हैं। वो अपना परिचय देते हैं और हल्के मजाक में कहते हैं कि वाइस प्रिंसिपल इतनी जबरदस्त स्पीच दे चुके हैं कि अब उनके बाद बोलना आसान नहीं है। वो हंसते हुए कहते हैं कि शायद उन्हें कुछ ज्यादा बेहतर तैयार करना चाहिए था। फिर स्टूडेंट्स को हर पल अपना बेस्ट देने की आम सलाह देते हैं। फिर अचानक उनका टोन बदल जाता है। अब आवाज में सीरियसनेस आ जाती है। वो बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने एकेडमी छोड़ दी थी क्योंकि उनकी सेहत एक क्रोनिक बीमारी की वजह से बिगड़ गई थी, जिसे मना ओवरलोड कहा जाता है। विंस्टन समझाते हैं कि सेहत खोने के बाद ही उन्हें सच में एहसास हुआ कि प्रेजेंट कितना कीमती होता है। पूरे यकीन के साथ वो कहते हैं कि किसी को नहीं पता वो कब मरेंगे, न कल, न अगले घंटे, न ही अगले ही पल में। वो सबको कहते हैं कि हर एक पल में अपना बेस्ट दो, क्योंकि मौत एक ऐसी सच्चाई है जो सबके लिए बराबर है। हेडमास्टर विंस्टन अपनी स्पीच को दिल से निकली एक आखिरी गुहार के साथ खत्म करते हैं, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो वेकेशन पर जाने वाले हैं। वो कहते हैं कि कभी मत भूलना कि लाइफ और टाइम कितने प्रेशस हैं। वो उन्हें बिना रिग्रेट के जीने की सलाह देते हैं, ये याद दिलाते हुए कि इंसान कल भी मर सकता है, या इसी पल। लेकिन उनकी बात यहीं सबसे भयानक तरीके से टूट जाती है। एक बड़ा खतरनाक पर्पल विप जैसा टेंटिकल अचानक आगे बढ़ता है और सीधा उनके सीने को भेद देता है। खून हवा में फैल जाता है। विंस्टन की आंखें शॉक और डिसबिलीफ में फैल जाती हैं, जैसे जैसे उनकी जिंदगी उनसे फिसलने लगती है। पूरा स्टेडियम कैओस में डूब जाता है। स्टूडेंट्स सन्न रह जाते हैं, आंखों में सिर्फ डर। पिगी, ट्यूडर और सांचो डर के मारे जमे रह जाते हैं। बियांका, डोलोरेस और उसके पास बैठी लड़की बस घूरती रह जाती है, आंखें फटी हुई। यहाँ तक कि वाइकॉर, जिसने पहले भी कई डिजास्टर्स देखे हैं, वो भी इस अचानक हुए ब्रूटल हमले से पूरी तरह हिल जाता है। विंस्टन जोर जोर से खून खांसते हैं। तभी पर्पल टेंटिकल उन्हें हवा में उठा लेता है। हमलावर उन्हें बेरहमी से घुमाता है और पूरी ताकत से स्टोन स्टेज पर पटक देता है। जमीन फट जाती है और एक विशाल क्रेटर बन जाता है। वो टूटे हुए खून से लथपथ पड़े रहते हैं। होश अभी भी है, लेकिन दर्द असहनीय।
उनके गले से एक डरावनी चीख निकलती है। उसी पल एक काली शैडो जैसी आकृति उनके पास उतरती है। हमला अभी खत्म नहीं हुआ था। टूटी जमीन पर विंस्टन की सजी हुई तलवार यूं ही पड़ी रहती है। हाई हील्स की आवाज के साथ एक शैडोई फिगर आगे बढ़ती है और उस तलवार को उठा लेती है। अब हमलावर का चेहरा साफ दिखता है। ये है मिस ओरोबोरोस। उसकी अजीब मास्क के पीछे से आंखें खतरनाक पर्पल रोशनी से चमक रही होती हैं। जीत की मुस्कान के साथ वो ऐलान करती है कि आखिरकार उसे उसका इनाम मिल गया है, कि विंटर सोर्ड ऑरवेल। लेकिन उसकी जीत ज्यादा देर नहीं टिकती। गुस्से से भरे वेंसी मॉर्ग उसका नाम चिल्लाते हैं और कसम खाते हैं कि वो उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। वो और कई प्रोफेसर्स अपनी तलवारें निकालते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं, पूरी तरह फाइट के लिए तैयार। वेंसी के चेहरे पर डर और डिसबिलीफ साफ नजर आता है। वो गिरे हुए हेडमास्टर को देखता है और सिहर जाता है। विंस्टन जैसा महान सोर्ड मास्टर, वो भी एम्बुश में इतनी आसानी से कैसे गिर गया? उसका डर धीरे धीरे कंफ्यूजन में बदलता है और फिर गुस्से में जब उसकी नज़र औरोबोरोस की कलाई पर बंधे एक जाने पहचाने ग्रीन ब्रेसलेट पर पड़ती है जिसमें पर्पल जीम जड़ा होता है, उसी पल उसे सच्चाई समझ आ जाती है। एकेडमी की सिक्योरिटी पार करने के लिए उसने खुद को किसी स्कूल ऑफिशियल के रूप में डिस्गाइज किया था। वेंसी दांत भींच लेता है उस लैप्स को कोसते हुए जिसने ये सब होने दिया। खुद को संभालते हुए वेंसी असैसिन की तरफ मुड़ता है और दहाड़ता है कि उसका एम्बुश भले ही कामयाब रहा हो, लेकिन वो एकेडमी से जिंदा बाहर नहीं जाएगी। उसके हाथ में एक चमकता हुआ ब्लू मैजिक सर्कल बनता है। वो ऐलान करता है कि यह स्कूल मार्शल आर्ट्स के शिखर का प्रतीक है। आंखों में ताकत की आग ली और दो और डिटर्मिन्ड प्रोफेसर्स के साथ खड़े होकर वो कहता है कि शेयर स्ट्रेंथ में वो एक आर्मी के बराबर है और वो अकेली उन सबको नहीं हरा सकती। मिस औरोबोरोस एक टेढ़ी डरावनी मुस्कान के साथ पूछती है, क्या उसने कभी कहा था कि वो अकेली है? वेंसी मॉर्ग एक पल के लिए रुक जाता है। उसके चेहरे से पसीने की एक बूंद गिरती है। वो उलझन में उसे घूरता है, उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाता। तभी अचानक अरीना की डिफेंसेस पर एक जबरदस्त हमला होता है। स्टेडियम को बचाने वाली ब्लू हेक्सागोनल मैजिक बैरियर जोरदार धमाके के साथ टूट जाती है, रोशनी के अनगिनत टुकड़ों में बिखरते हुए। वेंसी बेबस होकर आसमान की तरफ देखता है, बैरियर को बचा पाने में नाकाम। क्राउड चीखने लगती है और उसी शोर में असैसिन पागलों की तरह हंसने लगती है, हाथ से अपना चेहरा ढकते हुए। वो कबूल करती है कि उसे उनके डर की आवाज़ बेहद पसंद है। तभी उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। उसके बालों का रंग बदलने लगता है, सफ़ेद से गहरा पर्पल बन जाता है। वो अपने चेहरे से ब्लाइंडफोल्ड मास्क उतार देती है और वेंसी बस देखता रह जाता है। वेंसी वहीं जम जाता है। उसका चेहरा पूरी तरह शौक में बदल जाता है क्योंकि वो उस औरत को पहचान लेता है। असैसिन अपनी असली पहचान उजागर करती है। वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर सैडिल होती है। पागल सी हंसी, जीभ बाहर निकली हुई और एक आंख से चमकती हुई पर्पल रोशनी। वो कैजुअली अपने कॉलीग को नाम लेकर बुलाती है। वेंसी सामने खड़ी औरत को घूरता रह जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ डिसबिलीफ होता है। चेहरे से पसीना बहने लगता है, आवाज कांपती है, जैसे वो इस बिट्रेयल को समझ ही नहीं पा रहा। आखिर वो हकलाते हुए पूछता है, क्या वो सच में प्रोफेसर सैडिल है जो उसके सामने खड़ी है, उस डरावनी मुस्कान और चमकती पर्पल आंख के साथ? उसका चुप रहना ही उसके सबसे बड़े डर को सच साबित कर देता है। अचानक पीछे उठती धूल के बीच से विशाल भारी आकृतियां बाहर निकलती हैं। इन राक्षसी आदमियों के शरीर में नीले क्रिस्टल्स ढंसे होते हैं और उनकी आंखों में सैडिल के लिए पागलपन भरी भक्ति दिखती है। उनमें से एक रिपोर्ट देता है कि उसके आदेश के मुताबिक मनावॉल पूरी तरह नष्ट कर दी गई है। वहीं बाकी लोग अजीब उत्साह में उससे सजा देने की भीख मांगते हैं। कहते हैं कि वो उन्हें मारे, कुचले और उसे अपनी क्वीन कहकर पुकारते हैं। वेंसी इस खौफनाक टोली को देखकर सन्न रह जाता है और पूछता है, ये लोग आखिर हैं कौन? सैडिल नीचे उसकी तरफ देखकर टेढ़ी मुस्कान देती है और बताती है, ये सब वांटेड क्रिमिनल्स हैं। वो कहती है कि वो इस दिन के लिए लंबे समय से चुपचाप तैयारी कर रही थी। तभी वेंसी के दिमाग में एक भयानक सच बिजली की तरह कौंधता है। उसे याद आता है वो कितनी बार इन्वेस्टिगेशन से गायब रहती थी, हमेशा नशे में दिखती थी और उसकी रिपोर्ट्स में कितनी जानकारी मिसिंग रहती थी। अब उसे समझ आता है, उसका लापरवाह और निकम्मा दिखना सब एक एक्ट था ताकि वो चुपके से अपनी प्राइवेट आर्मी खड़ी कर सके। वो क्रिमिनल्स उत्साह से कांपने लगते हैं और उससे अगला आदेश मांगते हैं। सैडिल की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। वो अपना हथियार आगे बढ़ाती है और आदेश देती है, फैल जाओ और सब कुछ तबाह कर दो। क्रिस्टल्स लगे वो अपराधी तुरंत हरकत में आ जाते हैं और इंसानों से भी तेज रफ्तार में चारों दिशाओं में कूद जाते हैं। वेंसी और उसके पीछे खड़े टीचर्स जड़ हो जाते हैं। जैसे जैसे हालात की असली गंभीरता उन्हें समझ आने लगती है, अब उसके चेहरे पर साफ पैनिक दिखने लगता है। धमाकों की गूंज के बीच वेंसी मॉर्ग किसी तरह एक नीला बैरियर खड़ा कर देता है ताकि बचे हुए स्टूडेंट्स ब्लास्ट से बच सकें। लेकिन नुकसान बहुत भयानक होता है। जमीन पर कई स्टूडेंट्स की लाशें पड़ी होती हैं। उनका खून पत्थर की फर्श पर फैल चुका होता है।
बैरियर को संभालते हुए वेंसी बुरी तरह जूझ रहा होता है। बेबस होकर वो चिल्लाता है और सेडियल से पूछता है वो ऐसा क्यों कर रही है। धूल और मलबे के बीच खड़ी सेडियल बस मुस्कुराती रहती है। वो ताना मारते हुए कहती है कि वो सच में एकेडमी का प्रोफेसर है, तभी तो इतने बड़े धमाके में भी जिंदा बच गया। वेंसी गुस्से से उसे घूरता है और पूछता है क्या वो हमेशा से पागल थी या अभी उसका दिमाग खराब हुआ है। तभी उसे कुछ याद आता है। वो पूछता है क्या ये सब उसके परिवार के साथ हुए इंसिडेंट ऑफ द 47 की वजह से है, वही घटना जिसने उसके परिवार को तबाह कर दिया था। सडील सच में प्रभावित दिखती है कि उसे उसका इतिहास पता है। वो उस बूढ़े आदमी की जानकारी की तारीफ करती है और पूछती है क्या उसे लगता है कि वो ये सब अपने परिवार का बदला लेने के लिए कर रही है। वेंसी जोर से जवाब देता है और उस घटना को छोटा बताते हुए कहता है कि इंसिडेंट ऑफ द 47 कुछ नहीं था, बस ताकत के नशे में चूर मूर्खों की एक बगावत। सडील का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। वो कहती है कि उसे पता था वो ऐसा ही सोचेगा, लेकिन अपने बनाए हुए इस मलबे के बीच खड़ी होकर वो कहती है सच्चाई उससे बहुत अलग है। और फिर वो 35 साल पुरानी कहानी सुनाना शुरू करती है। वो बताती है कि एम्पायर के एक होने के कुछ समय बाद 47 परिवारों के मुखियाओं ने पैलेस पर हमला किया था, जिसमें अनगिनत लोग मारे गए। यही घटना बाद में इंसिडेंट ऑफ द 47 फैमिलीज के नाम से जानी गई, लेकिन ये बगावत रिबेल्स के लिए कत्लेआम बन गई। 46 नेताओं को वहीं मार दिया गया। साडील बताती है कि सिर्फ एक आदमी बचा था, सैड परिवार का नेता, उसका दादा। उसे पकड़कर न्यूवेल नाम की जेल में डाल दिया गया। वो समझाती है कि भले ही ऊपर से वजह सिंहासन छीनना बताया गया था, लेकिन असली मकसद कुछ और था। वेंसी चुपचाप उसकी बात सुनता रहता है। वो कहती है कि इंपीरियल फैमिली को डर था कि बाकी परिवार भी इस लड़ाई में शामिल हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने सच्चाई जनता से छिपा ली। इतना कहकर सैडिल बेहोश और खून से लथपथ हेडमास्टर विंस्टन के बाल पकड़कर उसका सिर जबरदस्ती ऊपर उठा देती है। डरावनी नजरों से देखते हुए वो कहती है कि उनका असली मकसद था उस दौर को वापस लाना जहां सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहते थे, यानी वॉरिंग स्टेट्स पीरियड। वेंसी उलझन में वही शब्द दोहराता है, वॉरिंग स्टेट्स पीरियड। सडील समझाती है कि एम्पायर के एक होने के बाद आई शांति में ताकत अब न्याय और सत्ता का असली आधार नहीं रही। नफरत भरी आवाज में वो कहती है कि अब समाज ये मानता है कि कमजोर लोग भी मेहनत करके ऊंचे पद तक पहुंच सकते हैं और ताकतवरों से आगे निकल सकते हैं। एक तस्वीर उभरती है जहां एक कमजोर स्कॉलर एक ताकतवर वॉरियर से ऊपर खड़ा है। सडील की आवाज और कड़ी हो जाती है। वो कहती है कि 47 परिवार इस नई दुनिया को कभी स्वीकार नहीं कर सके। उसके मुताबिक शांति इंसानों को कमजोर बना देती है, जहां कमजोर लोग सिर्फ इस्तेमाल होने वाली चीज बन जाते हैं। ऐसे लोग जो इंसान की खाल पहनकर बेकार जिंदगी जीते हैं। वेंसी उसकी इस सोच को समझ नहीं पाता और उसे पागल कहता है। वो पूछता है क्या उसने सच में विंस्टन को सिर्फ इस पागलपन भरे विश्वास के लिए मार दिया। वो उसे याद दिलाता है कि इंसिडेंट ऑफ द 47 के दौरान विंस्टन ही था जिसने आगे बढ़कर उसकी रक्षा की थी। उसे सिर्फ उसके परिवार की वजह से सजा मिलने से बचाया था। वो गुस्से में चिल्लाता है कि विंस्टन ने ही उसे स्पॉन्सर किया था ताकि वो प्रोफेसर बन सके। वेंसी गुस्से और दर्द में चिल्लाते हुए पूछता है कि जिस लड़की ने अपना पूरा परिवार खो दिया था, उसके साथ दिखाई गई दया का वो ऐसा धोखा देकर बदला कैसे चुका सकती है। सैडियल चुपचाप विंस्टन का सिर पकड़े रहती है और वेंसी की आवाज पूरे मैदान में गूंजती रहती है। तभी उसका चेहरा अचानक भड़क उठता है। दांत भींचते हुए वो उसे चुप रहने को कहती है। उसकी पर्पल आंख गुस्से से चमकने लगती है। वो चीख कर कहती है कि यही आदमी था जिसने उसके दादा को गिरफ्तार किया था। वो बताती है कि विंस्टन को जो माना कंजेस्शन हुआ था वो किसी बीमारी से नहीं, बल्कि उसके दादा से लड़ते वक्त लगी चोट की वजह से था। फिर वो बेपरवाही से विंस्टन के खून से भीगे लगभग बेजान शरीर को जमीन पर फेंक देती है। ठंडी आवाज में वो कहती है कि निजी बदले के अलावा वो एकेडमी का चेहरा भी था, इसलिए उसका मरना जरूरी था। नफरत से भरी सैडिल वेंसी की ही बातें उसी पर पलट देती हैं। वो उसके उस दावे का मजाक उड़ाती है कि एकेडमी मार्शल आर्ट्स के शिखर को पूछती है। उसका चेहरा तिरस्कार से भर जाता है और वो साफ कहती है कि ये सब पूरी तरह बकवास है। कोलोसियो एकेडमी के चमकते एम्बलम को घूरते हुए वो थूकती है और कहती है कि ये जगह असली मार्शल आर्ट्स को दबाकर रखने वाले कचरे से भरी है। वो बताती है कि ये स्कूल असली वॉरियर्स को नौकरी और सफलता के सपने दिखाकर पालतू बना देता है, उन्हें सिस्टम का ओबीडियंट टूल बना देता है। उसके चारों तरफ पर्पल एनर्जी भड़कने लगती है और वो ऐलान करती है कि ये पूरा सिस्टम सड़ चुका है। वो अपनी क्रूर सोच खुलकर बताती है, सिर्फ ताकतवर ही सत्ता के लायक है, बाकी सबको मिट जाना चाहिए। वो कसम खाती है कि वो खुद एक डिजास्टर बनेगी। अपनी विप कसकर पकड़ते हुए वो उन्हें चेतावनी देती है कि बाद में अपनी किस्मत पर रोना मत। वो कहती है कि वो इस नई हिंसक सच्चाई को सब पर थोप देगी। एक गूंजती दहाड़ के साथ साडिल अपनी पूरी ताकत छोड़ देती है। पर्पल एनर्जी के तूफान और क्रिस्टल मिनियंस के बीच वो चिल्लाती है कि वो एक नेचुरल डिजास्टर बनेगी।
लेकिन ठीक उसी पल सब कुछ रुक जाता है। आसमान से लाल रोशनी की एक विशाल चुभती हुई बीम नीचे गिरती है और बैटलफील्ड को चीर देती है। जमीन से टकराते ही भयानक एक्सप्लोजन होता है। पत्थर की फर्श टूट जाती है, मलबा चारों तरफ उड़ जाता है। सेडियल वहीं जम जाती है। उसका घमंड एक पल में शौक में बदल जाता है। धूल और लाल एनर्जी के बादल के बीच एक नई आकृति सामने आती है। टूटे हुए क्रिस्टल मिनियंस के ऊपर एक आदमी खड़ा होता है, शांत, तेज सूट पहने, हाथ में तलवार। ये ओसिरिस है। उसकी ठंडी नजर सीधे सैडियल पर टिकी होती है। क्रिस्टल लगे अपराधी घबरा जाते हैं। इतने ताकतवर लोगों को अचानक सामने देखकर वो नीचे झांकने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता ये लोग आए कहाँ से। डर के बावजूद वो खुद को संभालते हैं और चिल्लाते हैं कि उनकी संख्या ज्यादा है। एक अकेला स्वॉर्ड्समैन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दो मॉन्स्टर हवा में उछलकर ओसाइरिस पर टूट पड़ते हैं, उसे कुचलने के लिए। लेकिन उससे पहले कि वो पास पहुंचे, तेज एनर्जी बीम्स और तीर उन्हें हवा में ही उड़ा देते हैं। एक के सिर में सीधा वार लगता है। दूर खड़े असली हमलावर अब दिखाई देते हैं। ये होते हैं सर्वांटे, एजर स्पीयरमैन फैमिली के पेट्रियार्क, और रोडेरिक, मिस्टिकल आर्चर फैमिली के पेट्रियार्क। सर्वांटे मुस्कुराते हुए देखता है, हैरान कि बास्करविल फैमिली का युवा लॉर्ड ओसाइरिस इतनी कम उम्र में इतना ताकतवर हो गया है। किसी जूनियर से पीछे न रहने की ठानकर और एकेडमी में अपने बच्चों की रक्षा के लिए दोनों पेट्रियार्क अपने हथियारों में ताकत भरते हैं। रोडेरिक साफ कहता है कि वो नई जनरेशन को अभी उनसे आगे नहीं निकलने देंगे। इसी बीच ओसाइरिस पीछे मुड़कर बास्करविल ट्रिपलेट्स की तरफ देखता है। वो आदेश देता है कि पोमेरियन को तुरंत सेफ जोन में ले जाओ। ट्रिपलेट्स जोर से हाँ कहते हैं और बच्चे को उठाकर वहां से भाग जाते हैं। अब बिना किसी रुकावट के लड़ने के लिए आजाद ओसिरिस बचे हुए दुश्मनों की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में साफ किलिंग इंटेंट चमक रहा होता है। वो कहता है जो भी उसके रास्ते में आएगा वो बचेगा नहीं। वो अपनी तलवार में माना भरता है और बास्करविल सिक्स्थ टेक्निक छोड़ देता है। उसकी हरकतें धुंधली हो जाती हैं और दुश्मनों के बीच एक विशाल सितारे जैसा कट बन जाता है। क्रिस्टल मॉन्स्टर्स पल भर में टुकड़ों में कट जाते हैं। इतनी तेज और सटीक वार के सामने उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिलता। वेंसीमॉर्ग आगे बढ़कर सेडिल की असफलता की तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि वो सिर्फ एकेडमी स्टाफ से नहीं लड़ रही, बल्कि एम्पायर की सबसे ताकतवर फैमिलीज की एकजुट ताकत के खिलाफ खड़ी है। वो उससे पूछता है क्या उसे अब भी ये सच समझ नहीं आया कि दूसरों से छीनी गई ताकत हमेशा उस ताकत से कमजोर होती है जो किसी की रक्षा के लिए इस्तेमाल की जाती है। सेडिल उसके चेहरे पर हंस पड़ती है। उसे उसकी प्रोटेक्शन वाली बात बेहद मजेदार लगती है। टेढ़ी पागल मुस्कान के साथ वो अपनी उंगली छाटती है और कहती है कि उसे बस उन चीजों को मिटाना है जिन्हें वो बचाना चाहता है, फिर उसकी सारी ताकत बेकार हो जाएगी। वो मुस्कुराते हुए पूछती है क्या वो गलत है, और उसी पल उसकी बात का जवाब सामने दिख जाता है। मलबे के बीच एक छोटी बच्ची अपनी माँ की गिरी हुई देह पर रो रही होती है, उसे हिलाकर पुकार रही होती है। उनके ऊपर एक विशाल क्रिस्टल मॉन्स्टर खड़ा होता है। वो नीचे झुककर कहता है कि माँ टेक्निकली अभी जिंदा है। फिर डर से कांपती बच्ची से पूछता है अब क्या करेगी। मॉन्स्टर के चेहरे पर घिनौनी खुशी फैल जाती है। वो कहता है कि उसकी क्वीन सेडिल का साफ आदेश है, सभी कमजोरों को मार दो। बच्ची बुरी तरह कांपने लगती है। उसकी आंखें डर से फटी होती हैं। वो हकलाते हुए मना करती है, लेकिन डर के मारे हिल भी नहीं पाती। और जैसे ही मॉन्स्टर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, बच्ची की आखिरी दहशत भरी चीख हवा में गूंज उठती है। मलबे के बीच खड़ी प्रोफेसर साडील पागलों की तरह हंस रही होती है और वेंसीमॉर्ग का मजाक उड़ा रही होती है। वो उसकी इस सोच का मजाक बनाती है कि ताकत दूसरों की रक्षा के लिए होनी चाहिए। क्रूर मुस्कान के साथ वो कहती है इसे आसान तरीका है, बस उन चीजों को ही खत्म कर दो जिन्हें बचाने की जरूरत पड़ती है। और उसी पल उसके दिए आदेश पास ही पूरे होने लगते हैं। एक छोटी बच्ची अपनी खून से भीगी माँ के पास बैठकर रो रही होती है और उनके ऊपर एक विशाल क्रिस्टल मॉन्स्टर खड़ा होता है। वो नीचे झुककर देखता है, माँ अभी जिंदा है, और सोचने लगता है कि इसे कैसे खत्म किया जाए। अपनी क्वीन का आदेश याद करते ही सभी कमजोरों को मारना है, उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल जाती है। डर से बच्ची का पूरा शरीर कांपने लगता है। जैसे ही वो हमला करने के लिए हाथ उठाता है, तभी अचानक पीछे से एक तेज भाला आकर उसके सीने को चीर देता है। हमला वहीं रुक जाता है। भाला पकड़े खड़ा होता है ट्यूडर। उसकी आंखें शौक में फैली होती हैं, जैसे उसे खुद यकीन नहीं हो रहा कि उसने ये कर दिया। मॉन्स्टर गिर जाता है और ट्यूडर वहीं जड़ बनकर खड़ा रह जाता है। उसके पीछे उसके दोस्त खड़े होते हैं, बियांका, सांचो और पिगी। लेकिन तभी सच्चाई उसे अंदर तक हिला देती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं, क्योंकि उसने अभी अभी एक जीवित चीज को मार दिया था। उसे ऐसे जमे देखकर बियांका गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेती है। वो चिल्लाकर उसे होश में आने को कहती है, याद दिलाती है
कि अगर उसने कुछ नहीं किया होता तो वो मासूम बच्ची मर जाती। उनका ये भारी पल सांचो की आवाज से टूटता है, जो गंभीर चेहरे के साथ उन्हें बुलाता है। पिगी डरते हुए चारों तरफ देखता है और सांचो धीरे से कहता है, हालात बहुत खराब हैं, और सच सामने होता है। सांचो, बियांका, ट्यूडर और पिगी चारों पूरी तरह क्रिस्टल मॉन्स्टर्स के झुंड से घिरे होते हैं। इस अफरा तफरी के बीच बियांका उस डरी हुई बच्ची की तरफ मुड़ती है। बच्ची रोते हुए मदद मांग रही होती है। बियांका धीरे से उसके सिर पर हाथ रखती है। एक भरोसा देने वाली मुस्कान के साथ वो कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है। उसके साथ खड़े ये लड़के बहुत मजबूत हैं। सांचो, ट्यूडर और पिगी के साथ खड़ी बियांका अपना बो कसकर पकड़ लेती है और बच्ची से वादा करती है कि वो उसे और उसकी माँ दोनों को बचाएंगे। तभी दो और विशाल क्रिस्टल मॉन्स्टर्स उनकी तरफ दौड़ते हैं, चीखते हुए। पिगी डर से कांपने लगता है, तलवार कसकर पकड़ लेता है। तभी एक विशाल हाथ उसकी तरफ बढ़ता है, उसे कुचलने के लिए। अचानक जमीन पर एक चमकता हुआ पर्पल मैजिक सर्कल बन जाता है। धरती फटती है और काले नुकीले स्पाइक्स बाहर निकलते हैं। एक ही पल में वो मॉन्स्टर्स को आर पार भेद देते हैं। चारों स्टूडेंट्स एक सितारे जैसे बने बैरियर के अंदर सुरक्षित खड़े होते हैं। मॉन्स्टर्स गिरते ही एक आवाज आती है, कितने कमजोर थे ये, और लाशों के बीच से एक नई आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ती है। एक युवा लड़की अपने छोटे डीमन जैसे साथी सैर को आदेश देती है कि वो मरे हुए मॉन्स्टर्स की सोल्स अब्सॉर्ब करे। छोटा प्राणी जमीन पर कूदता है और खुशी से काम शुरू कर देता है। अपना स्टाफ घुमाते हुए वो गिरी हुई लाशों से पर्पल एनर्जी खींचने लगता है, चेहरे पर अजीब सा उत्साह लिए। लेकिन तभी लड़की उसे डांट देती है और उंगली उठाकर कहती है कि 5 दुश्मन मरे थे लेकिन 4 ही सोल्स मिली हैं। वो उस पर एक सोल्स खुद खा जाने का आरोप लगाती है और धमकी देती है कि अगर उसने सहयोग नहीं किया तो उसे गायब कर देगी। सैंचो, ट्यूडर, बियांका और पिगी ये अजीब नज़ारा देखकर बस हैरान खड़े रह जाते हैं। पिगी घबराई आवाज में कहता है कि वो नहीं जानता वो कौन है, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए उसका धन्यवाद करता है। लड़की अचानक घूमती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि उसने अभी तक अपना परिचय दिया ही नहीं। उसी वक्त वो दो मैजिक सर्कल्स के बीच उस छोटे क्रीचर को दबाकर चुप करा देती है और आगे हाथ बढ़ाती है। चमकती मुस्कान के साथ वो कहती है, उसका नाम कस मॉर्ग है और वो फर्स्ट ईयर की नई ट्रांसफर स्टूडेंट है। ये सुनते ही चारों पूरी तरह शॉक में आ जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाएं, कस अपने पास खड़ी लाल बालों वाली लड़की की तरफ इशारा करती है और कहती है, ये रोज मॉर्ग है और ये भी फर्स्ट ईयर ट्रांसफर स्टूडेंट है। सांचो, ट्यूडर, पिगी और बियांका पास आकर धीरे धीरे आपस में बात करने लगते हैं। उन्हें अजीब लगता है कि सेमेस्टर के आखिर में कोई ट्रांसफर हो, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इन दोनों ने उनकी जान बचाई है। तभी कस उंगलियां छटकाती है और उनकी फुसफुसाहट रुक जाती है। वो उनकी उलझन को नजरअंदाज करते हुए थोड़ा झुकती है और कहती है कि उसे लगता है शायद वो लोग जानते हों कि ये खास इंसान कहाँ है। ट्यूडर हैरान होकर पूछता है, वो किसके बारे में बात कर रही है? कस के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। वो कहती है वो उसे काफी समय से ढूंढ रही है। दूसरी तरफ एक अंधेरे गलियारे में जहां चारों तरफ गिरे हुए दुश्मन पड़े हैं, उस इंसान का नाम सामने आता है, विकोर। उसी समय विकोर अपने तरीके से हालात संभाल रहा होता है। वो एक क्रिस्टल मास्क पहने मीनियन को गले से पकड़कर हवा में उठाए होता है। दुश्मन सांस के लिए तड़प रहा होता है और कमजोर आवाज में अपनी क्वीन को पुकारता है। विकोर ठंडी नजरों से उसे देखता है। उसके चश्मे के पीछे उसकी लाल आंखें चमक रही होती हैं और लाशों के बीच खड़ा वो अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा होता है। उधर दूसरी तरफ सैडिल गिरे हुए प्रोफेसर्स के ऊपर खड़ी जीत की मुस्कान लिए होती है। उसकी क्रिस्टल आर्मी अगले आदेश का इंतजार कर रही होती है। वो नीचे पड़े वेंसी मॉर्ग की तरफ देखती है और ताना मारते हुए पूछती है, क्या पुराने दिनों की खातिर उसे छोड़ दे या फिर उसका भी वही हाल करे जो बाकी सबका हुआ। एक क्रूर और घमंडी मुस्कान के साथ वो कहती है कि इतना सब बोलने के बावजूद उसका कोई इरादा नहीं है कि वो सच में कोई सौदा करे। वेंसी मॉर्ग बुरी तरह घायल है, पसीने में भीगा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हिम्मत बाकी है। दांत भींचकर वो कहता है कि झुकने से बेहतर है वो उसे यहीं खत्म कर दे। सैडिल उसका ये जवाब सुनकर और ज्यादा खुश हो जाती है। उसकी पर्पल आंख खुशी से फैल जाती है और वो मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, उसकी ये आखिरी इच्छा अभी पूरी कर देती है। उसके इशारे पर विशाल क्रिस्टल मॉन्स्टर्स दहाड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और बेबस टीचर्स पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही सेकंड में वो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे ही एक विशाल पत्थर जैसा हाथ वेंसी मॉर्ग को कुचलने के लिए नीचे आता है,
तभी हवा को चीरती हुई लाल ऊर्जा की एक तेज स्लैश आती है और मॉन्स्टर को एक ही वार में दो हिस्सों में काट देती है। बैटलफील्ड पर उतर चुका होता है कुख्यात क्रिमिनल नाइट हुंड। वेंसी मॉर्ग हैरानी से उसे देखता रह जाता है और सैडियल के चेहरे का घमंड भी पल भर में शौक में बदल जाता है। नाइट हुंड उनके सामने खड़ा होता है। उसके प्लेग डॉक्टर मास्क के पीछे से उसकी लाल आंखें खतरनाक तरीके से चमक रही होती हैं। वो हाथ उठाकर एक दिशा की तरफ इशारा करता है। ठंडी आवाज में वो प्रोफेसर्स को आदेश देता है, उस तरफ भागो, वहां एग्जिट है। वेंसी पूरी तरह उलझ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि एक क्रिमिनल उनकी मदद क्यों कर रहा है। वो हकलाकर पूछता है, क्या वो मिस उरोबोरोस की तरफ नहीं है? नाइट हुंड का जवाब सख्त होता है। पीठ उनकी तरफ की, तलवार में भरी खतरनाक ताकत के साथ वो चेतावनी देता है, अगर अभी नहीं गए तो वो खुद उन्हें मार देगा। प्रोफेसर्स घबरा कर भागने लगते हैं, चिल्लाते हुए कि नाइट हुंड भी उतना ही खतरनाक क्रिमिनल है जितनी ओरोबोरोस, और सबको जल्दी निकलने को कहते हैं। भागते हुए वेंसी मॉग एक बार पीछे मुड़कर देखता है। उसकी नजर नाइट हाउंड की कलाई पर बंधे एक खास ब्रेसलेट पर टिक जाती है। वो सोच में पड़ जाता है, ये वही ब्रेसलेट क्यों है? अचानक उसके दिमाग में एक शक उठता है, क्या ये वही स्टूडेंट हो सकता है जिसके बारे में वो पहले सोच रहा था? दूसरी तरफ सैडिल अब नाइट हाउंड के सामने आ खड़ी होती है। डरने की बजाय उसके चेहरे पर अजीब सा उत्साह होता है, जैसे वो उसी का इंतजार कर रही थी। हल्की पागल खुशी के साथ वो पूछती है, क्या उसे पता है वो इस पल का कितने समय से इंतजार कर रही थी? वो कहती है कि वो भी उसकी तरह उस पुराने दौर में दिलचस्पी रखता है, वो समय जहां सिर्फ ताकत का राज था और सिर्फ मजबूत लोग जिंदा रहते थे। वो अपनी सोच उस पर थोपने लगती है। वो कहती है कि वो उसके बारे में सब जानती है, और उसी वक्त पास पड़ी एक मरी हुई औरत और बच्चे की तरफ देखते हुए कहती है कि उसे उसमें भी वही शिकारी जैसी गंध आती है जो उसमें खुद है। लेकिन नाइट हाउंड का चेहरा बिल्कुल ठंडा रहता है। वो नीचे देखते हुए कहता है कि उसे उसकी गंदी कल्पनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो उसका साथ देने वाला नहीं है। उसका ये सीधा इनकार सेडिल को सच में चौंका देता है। नाइट हाउंड आगे कहता है, और अब उसे उस कत्लेआम की कीमत चुकानी होगी। अगले ही पल वो लाल चमकती आंखों के साथ हवा में उछलता है और हमला करता है। उसकी जोरदार किक सीधे सेडिल की कमर पर पड़ती है, इतनी ताकत से कि हड्डियां तक टूट जाएं, जमीन तक फट जाती है और एक जबरदस्त शॉक वेव चारों तरफ फैल जाती है। धूल बैठने के बाद नाइट हुंड उसके ऊपर खड़ा होता है। सैडियल जमीन पर टूटी हुई पड़ी होती है, खून खांसते हुए। उसका शरीर उस वार को सह नहीं पाया था। विकोर नीचे देखते हुए अचानक कुछ अजीब महसूस करता है। उसे उसके शरीर से हल्की सी डेमन जैसी गंध महसूस होती है और वो सोचता है, उसकी वो अजीब चमकती आंख आखिर आई कहां से? इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद सैडियल के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। कांपता हुआ हाथ वो उसकी तरफ बढ़ाती है। डर नहीं, बल्कि अजीब सा जुनून उसके चेहरे पर होता है। वो कहती है, उसे शुरू से पता था, सिर्फ वही है जो उसे सच में उत्साहित कर सकता है। लेकिन तभी उसका शरीर जवाब दे देता है। उसकी आंखों की रोशनी बुझ जाती है और वो टूटे पत्थरों के बीच बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बेहोश शरीर के ऊपर खड़ा विकोर अपना हथियार नीचे कर देता है और ठंडी नजर से सोचता है, ये पूरी तरह पागल है। फिलहाल लड़ाई खत्म हो चुकी होती है। वो नीचे झुककर एक गिरी हुई तलवार उठाता है। ये होती है विंटर सोर्ड ऑरवेल, जो कभी हेडमास्टर विंस्टन की पर्सनल तलवार थी। साथ ही वो एक और पावरफुल आर्टिफैक्ट उठाता है, इम्पेनेट्रेबल होली रिंग। उसे जेब में रखते हुए वो सोचता है कि असल में वो इसे 6 महीने बाद चुराने वाला था, जब वो एकेडमी छोड़ता। उसे अजीब लगता है, इतना बड़ा खजाना उसे इतनी जल्दी मिल गया। लेकिन जैसे ही वो वहां से जाने लगता है, उसके मन में एक अजीब बेचैनी उठती है। उसे याद आता है कि अपनी पिछली जिंदगी में टाइम ट्रैवल से पहले उसने कभी मिस उरोबोरोस से जुड़ी ऐसी किसी घटना के बारे में नहीं सुना था। टाइमलाइन बदल चुकी थी और कुछ बहुत गलत हो रहा था। तभी वो अचानक रुक जाता है। उसकी आंखें मास्क के पीछे शौक से फैल जाती हैं। वो नीचे जमीन की तरफ देखता रह जाता है, जहां उसकी नजर उस इंसान पर टिक जाती है जिसे मर जाना चाहिए था। वो था हेडमास्टर विंस्टन, खून के तालाब में पड़ा हुआ, सीने में एक बड़ा छेद लिए। लेकिन वैकर के डर के लिए वो मरा नहीं था। अचानक विंस्टन की आंखें खुल जाती हैं। उनमें एक डरावनी लाल चमक होती है, अजीब सा प्यूपिल, और वो सीधे वेकर की तरफ घूर रहा होता है, एक भयावह अलौकिक नजर के साथ। अंधी बर्फीली आंधी के बीच नंगे पांव एक साया आगे बढ़ता दिखता है। वही प्रॉफिट लॉन, सुनहरे बाल चेहरा शैडो में छुपा,
सफ़ेद ड्रेस के ऊपर गहरा क्लोक, हाथ मोटी जंजीरों में जकड़े, और वो सीधे अपने एग्जीक्यूशन ग्राउंड की तरफ चल रही है, अपनी मौत से मिलने। उसके 3 शिष्य सफ़ेद क्लोक्स में बर्फ पर घुटनों के बल गिर जाते हैं, रोते हुए हाथ बढ़ाकर उसे रोकना चाहते हैं। लॉन बस ठहरती है, शांत आवाज़ में कहती है, जैसे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, जब शेपर्ड पर वार होता है शीप बिखर जाती हैं, और वो साफ चेतावनी देती है, एक दिन तुम सब मुझे छोड़ दोगे। उनमें से एक युवा शिष्य जो आगे चलकर पोप बनेगा अपना सीना कसकर पकड़ लेता है, कसम खाता है चाहे सब चले जाएं वो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। लॉन हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, सुबह रूस्टर की पहली बांग से पहले तुम मुझे 3 बार नकार दोगे। एग्जीक्यूशन शुरू होता है। भारी स्पीयर्स बार बार लॉन के शरीर में धंसते हैं। बर्फ के बीच लकड़ी के बड़े क्रॉस से बंधी उसका शरीर वारों से छलनी हो जाता है। आर्मर्ड गार्ड्स बस देखते रहते हैं और वो युवा शिष्य वहीं खड़ा उसकी निर्जीव देह को घूरता रह जाता है, शौक में जकड़ा हुआ। अचानक 2 विशाल आर्मर्ड एग्जीक्यूशनर्स उसकी तरफ मुड़ते हैं, अपनी स्पीयर्स क्रॉस करते हुए पूछते हैं, क्या वो इस क्रूसिफाइड सिनर को जानता है? ब्लेड उसके चेहरे के पास चमकता है। डर से उसका गला सूख जाता है और वो जल्दी से कह देता है, नहीं, वो उसे नहीं जानता। फिर खुद को समेटकर मुड़ जाता है, लेकिन उसका झूठ ज्यादा देर नहीं टिकता। एक सर्वेंट गर्ल उंगली उठाकर कहती है, उसने इसे कई बार उस सिनर के साथ देखा है। उसे सीखते हुए, काम करते हुए युवा शिष्य फिर जोर से इनकार करता है, कसम खाता है वो उस औरत को नहीं जानता। तभी गार्ड्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। हुड पहने उस लड़के को वो डराते हैं, कहते हैं उसकी बोली ही बता रही है, वो उसका फॉलोअर है। डर से टूटा हुआ वो बर्फ में घुटनों पर गिर पड़ता है, आंसुओं के साथ गार्ड्स को कोसता है और तीसरी बार चिल्लाकर कहता है वो उसे नहीं जानता। और जैसे ही वो प्रॉफिट के खून से भीगे शरीर के नीचे चीखता है, रूस्टर की बांग गूंजती है। लॉन की भविष्यवाणी सच हो जाती है और अब वर्तमान में एक टूटे हुए स्टेडियम के अंदर डोलोरस और विकोर नाइट हुंड के रूप में एक विशाल डरावने डेमन के सामने खड़े हैं। वही डेमन जिसने ओरिजिनल टाइमलाइन में एकेडमी तबाह की थी और कोलिसियो ट्रेजेडी की वजह बना था। उसका नाम है एम्बुसियस, 10 एलीट कॉर्प्सेस का 5वां डीमन किंग, जिसे इमॉर्टल डिजास्टर कहा जाता है, इंसानों का प्राकृतिक दुश्मन, और उसके नाम का मतलब ही है वर्थलेस। एम्बुसियस अपनी लाल चमकती आंखें विकोर पर टिकाता है, डीमन ब्लड की गंध सूंघता हुआ। नुकीली उंगली उसकी तरफ उठाकर पूछता है, क्या वही नाइट हाउंड है जिसने उसके साथियों को मारा? मस्क के पीछे विकोर की नजरें बर्फ जैसी ठंडी हो जाती हैं। विकोर तुरंत समझ जाता है, हेडमास्टर विंस्टन से आती सड़ी बदबू असल में इसी डेमन की थी। उसे याद आता है पिछली जिंदगी में अम्दूसियस 6 महीने बाद आया था, लेकिन अब टाइमलाइन बदल चुकी है और वाइकोर जानता है सवालों का समय खत्म। उसकी तलवार लाल ऊर्जा से भर उठती है। वो डोलोरेस के आगे खड़ा हो जाता है, उसे ढाल की तरह बचाते हुए ग्लोइंग रेड आई से दुश्मन को परखता है, हर हरकत नोट करता हुआ। उसे साफ दिखता है हेडमास्टर विंस्टन और एम्बुसियस की सोल्स के बीच एक कनेक्शन पॉइंट है, ठीक वैसा ही जैसा उसने पहले क्यूज में देखा था। विकोर आगे बढ़ता है, तलवार लाल चमकती है और बास्करविल फैमिली की 7th टेक्निक छोड़ देता है। दौड़ता हुआ डीमन सोचता है उसका पुराना कमजोर रूप इस वार से मिट जाता, लेकिन ये विशाल एम्बुसियस अलग है। वो अपना मुक्का पीछे खींचता है, उसकी बांह नीली ऊर्जा से भर उठती है और उसका काउंटर अटैक विकर को चौंका देता है। डीमन का मुक्का गिरता है, नीली ऊर्जा की मोटी बीम निकलती है। विकर हवा में उछलकर पीछे जा गिरता है, उसके मुंह से खून निकल आता है। वो पत्थर की दीवार से टकराकर मलबे में गिरता है और डीमन आगे बढ़ते हुए कहता है, अब तुम्हारी ताकत काफी नहीं। तेज दांत दिखाकर अम्दूसियस हंसता है, कहता है उसकी शक्ति अब उस पर असर नहीं करेगी। उसे खत्म करने के लिए वो ऊंची छलांग लगाता है, क्रशिंग पंच के साथ नीचे गिरता है, लेकिन मास्क के पीछे विकोर का चेहरा शांत है, उसका वेपन तैयार। जैसे ही वार गिरने वाला होता है, सामने लाल मैजिकल बैरियर उभर आता है। ग्लोइंग रन्स चमकते हैं और एक अजीब आवाज गूंजती है, डेकरबिया, जीवित पेडेंट। वो पूछता है, क्या वो देर से आया? वाइकोर शांत स्वर में कहता है, नहीं, बिल्कुल सही समय पर। अम्दूसियस तुरंत शील्ड पहचान लेता है, डेकरबिया, 7th कॉर्प्स। वो तंज कसता है, पूछता है उसकी शक्तियां कहाँ गईं और वो इंसानों का ओबीडियंट डॉग क्यों बना बैठा है। एक आंख से घूरते हुए डेकराबिया जवाब देता है। अम्दूसियस अब भी उतना ही जहरीला बोलता है, लेकिन अंदर से घबराया हुआ है और पूछता है उसे अलग सा क्यों महसूस हो रहा है। नीली ऊर्जा डीमन के चारों तरफ घूमने लगती है। डेकरेबिया बेचैन होकर पूछता है, क्या वो उसके अंदर मार्की ऑफ डिसहार्मनी की शक्ति महसूस कर रहा है। पास मलबे के बीच डोलोरेस खड़ी है, चारों तरफ की तबाही देखकर जड़ हो जाती है और धीमे से विकोर को उसके एलियस से पुकारती है, सरवान। जैसे ही उसे एहसास होता है कि वो उससे अलग खड़ी है, उसके चेहरे का डर सख्ती में बदल जाता है। वो समझ जाती है यूं खड़े रहना बेकार है, जो बन पड़े करना होगा। उसकी नज़र हेडमास्टर विंस्टन पर टिकती है, उसके सीने में धड़कते बैंगनी डीमन हार्ट पर। वो उसकी तरफ बढ़ती है, कहती है,
वो अब वो प्रोफेसर नहीं रहा जिसे वो जानती थी। पूछती है डीमन ने उसे किस झूठ से बहकाया। मुट्ठी कसकर कहती है डीमंस शुद्ध बुराई हैं। न्याय के उलट करीब आकर उससे विनती करती है। डेमन सिर्फ मानवता का अंत चाहते हैं। वो उससे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की गुहार लगाती है। इससे पहले कि सब खत्म हो जाए विंस्टन हल्का सा मुड़ता है। एक आंख लाल चमकती, दूसरी अब भी इंसानी, ठंडी आवाज में कहता है उसकी दुनिया तो उस मॉन्स्टर से मिलने से बहुत पहले ही टूट चुकी थी। पीछे खड़ा अम्दुसियस एक भारी साया बनकर छाया हुआ है। विंस्टन कहता है उस डीमन ने उसका दर्द समझा, उसे रास्ता दिखाया। उसकी अलग अलग आंखें डोलोरेस पर टिकती हैं और वो कहता है अच्छे इंसान, बुरे डीमन, ये फर्क अब उसके लिए बेकार है। सीना पकड़ते हुए वो कहता है न्याय का उल्टा बुराई नहीं, बस दूसरा न्याय है। उसकी लाल आंख भड़क उठती है। वो ऐलान करता है उसका न्याय है मानवता का पतन। डोलोरेस लुन को वदिस कहकर वो उसे उसके अंधेरे खानदानी अतीत की याद दिलाता है। वो कहता है वो उसी शिष्य की वंशज है जिसने 3 बार इनकार कर जान बचाई थी। डोलोरेस चुप रहती है। विंस्टन पूछता है खून में वो दाग होने के बाद भी वो इंसानों की ढाल क्यों बनी है, जबकि वो जानती है इंसान कितने नीचे गिर सकते हैं। और तभी डोलोरेस चीख कर जवाब देती है। वो कहती है अंधेरे में भी इंसानों में ताकत होती है सही रास्ता चुनने की। विंस्टन हल्का सा हंसता है, पूछता है ऐसे अंधे विश्वास का फायदा क्या? और वो बेहोश पड़ी प्रोफेसर सैडिल की तरफ इशारा करता है। वो पूछता है जिसने एकेडमी उजाड़ी, उस पर हमला किया, क्या उसने सही रास्ता चुना था? डोलोरेस चुप हो जाती है, मुड़कर खड़ी हो जाती है। और तभी विंस्टन अपना अगला क्रूर खेल शुरू करता है। काली जादुई शक्ति से वो एक घायल आदमी को हवा में उठा लेता है। उसके शरीर में नीले क्रिस्टल्स ढंसे हैं। विंस्टन पूछता है इस अपराधी के बारे में क्या सोचती हो? और अचानक उसे पत्थर की जमीन पर दे मारता है। जमीन चटक जाती है। डोलोरेस दहशत में मुंह ढक लेती है। विंस्टन फिर पूछता है अब भी लगता है ये इंसान सही रास्ता चुन सकता है? धूल छंटती है और वो घायल आदमी घुटनों के बल उठने की कोशिश करता है। भूरे बाल, ठोड़ी पर दाढ़ी, पूरे शरीर में जड़े नीले क्रिस्टल्स, चेहरा साफ दिखता है। डोलोरेस की आवाज कांप जाती है क्योंकि वो मॉन्स्टर उसका अपना पिता था। विकोर सब देख रहा होता है। तभी लिविंग शील्ड डेक्रेबिया हैरानी से पूछता है कि आखिर एम्ब्रूसियस मार्क्विस ओम्फ डिस्कॉर्ड की वही खास एनर्जी कैसे निकाल पा रहा है। ये सुनते ही विकोर के मन में झटका लगता है। क्या सच में उस डीमन के पास इतनी ताकत है? तभी हवा में नीली एनर्जी से बना एक विशाल चेहरा उभर आता है। डिकैर्बिया भारी आवाज में कहता है उसे साफ महसूस हो रहा है कि ये पहली कॉर्प्स आंद्रस की महान शक्ति है, वही जो 9 डीमन लॉर्ड्स का लीडर था। गुस्से से भरा एम्ब्रूसियस बताता है कि वाइकर ने उनके सारे प्लान बर्बाद कर दी और उनकी जाति का लगातार शिकार करता रहा। इसलिए बाकी डीमन किंग्स को अपनी सारी शान छोड़नी पड़ी और उन्हें आंड्रस से उसकी शक्ति उधार मांगनी पड़ी। नीली एनर्जी से चमकती अपनी मुट्ठी कसते हुए अम्दूसियस कहता है आंड्रस की ताकत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भी उन्हें बेहद शक्तिशाली बना देता है। और वाइकर को चेतावनी देता है अब शिकार वो नहीं बल्कि विकोर है। और उसी पल लड़ाई भयंकर स्पीड के साथ शुरू हो जाती है। एरिना के अंदर शॉक वेव्स गूंजने लगती हैं। विकोर की लाल ऑरा और एम्ब्रूसियस की नीली लाइटनिंग टकरा जाती है। भारी वार लगातार गिरते हैं। डीमन की नई स्पीड और ताकत जल्दी ही सोर्समैन पर हावी होने लगती है। अम्दूसियस एक जोरदार मुक्का विकोर के चेहरे पर मारता है और तुरंत उसके बाद एक भयानक किक भी जड़ देता है। विकोर को संभलने का मौका दिए बिना अम्दूसियस आसमान में छलांग लगा देता है। उसके उठे हुए दोनों हाथों में नीली एनर्जी जमा होने लगती है। वो ऊपर से अपने शिकार को घूरता है। अगले ही पल वो पूरी ताकत से जमीन पर गिरता है। धरती फट जाती है और एक विशाल क्रेटर बन जाता है। धूल और विस्फोट के बीच वाइकर उस तबाही का फायदा उठाकर खामोशी से आगे बढ़ता है और अचानक उस विशाल डीमन के पीछे आ खड़ा होता है। उसकी लाल आंख चमक उठती है। विकोर अपनी ऑरा को इकट्ठा करता है एक आखिरी डेस्परेट काउंटर अटैक के लिए। फिर वो लाल एनर्जी का चौड़ा वार छोड़ता है, कोशिश करता है डीमन को काटने की और साथ ही उसकी लंबी रीच से बचने की। लेकिन ताकत का फर्क बहुत ज्यादा है। डीमन आसानी से उस ब्लेड को पूरी तरह टाल देता है और अविश्वसनीय स्पीड से पीछे घूमकर वाइकर के पीछे आ जाता है। उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम बहुत धीमे हो। फिर वो अपने सिर पर लगे ग्लोइंग क्रिस्टल को चार्ज करने लगता है एक विशाल हमला तैयार करते हुए और नाइट हाउंड का नाम चिल्लाता है। एक क्रूर वार के साथ एम्ब्रूसियस नीली एनर्जी का विस्फोट छोड़ता है। विकोर पत्थरीली जमीन पर जा गिरता है। चारों तरफ मलबा उड़ जाता है। उस तबाही के ऊपर खड़ा अम्दूसियस कहता है कि वो इस उधार ली हुई ताकत को ज्यादा देर तक नहीं चला सकता, लेकिन उसका शरीर इतना मजबूत है कि एक सोर्ड मास्टर को खत्म करना उसके लिए आसान है। मलबे के बीच घायल विकोर खून खांसता है। पास ही तैर रहा डेक्रबिया घबराकर पूछता है उसने शील्ड की बैरियर से उस हमले को रोका क्यों नहीं? गंभीर चोटों के बावजूद विकर शांत आवाज में जवाब देता है वो शील्ड को उस वक्त के लिए बचा रहा है जब सच में जरूरत होगी। अभी वो खुद इस हालात को संभाल सकता है।
ये सुनकर डे करबिया उसे मूर्ख कह देता है। अपने मास्क के पीछे वाइकोर सच्चाई समझ चुका है। सामने खड़े अपने दुश्मन को देखते हुए वो मन ही मन मान लेता है डीमन की ताकत के साथ कदम मिलाना उसके लिए बेहद मुश्किल हो रहा है, और ये तो सिर्फ एंड्रोस की असली शक्ति का छोटा सा हिस्सा है। घायल सोर्ड्समैन के ऊपर खड़ा अम्दूसियस देखता है कि वाइकोर अब भी खड़ा है और हंसते हुए कहता है, तुम तो एक जिद्दी कॉकरोच की तरह हो। लेकिन वाइकोर बिल्कुल शांत रहता है और कहता है, डीमन अपनी नई ताकत के नशे में अंधा हो चुका है। ये सुनकर अम्दूसियस हैरान हो जाता है। तब वाइकर उसे उसकी एक घातक कमजोरी याद दिलाता है। अगर हेडमास्टर विंस्टन मर गया या उनका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो एम्दूसियस भी गायब हो जाएगा। वाइकोर पूछता है, फिर डीमन ने लड़ाई के बीच अपने ह्यूमन कॉन्ट्रैक्टर से दूर रहने का फैसला क्यों किया? खून से लथपथ लेकिन अडिग वाइकर अपने दुश्मन को ललकारता है। क्या सिर्फ घमंड ही एम्दूसियास को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने से रोक रहा है? विकोर की बात सुनकर अम्दूसियास शांत स्वर में कहता है, सोर्ट्समैन को पता है कि डेकरबाया शील्ड अब भी अपने असली मास्टर के प्रति वफादार है। डीमन बताता है कि उसने अपने ह्यूमन कॉन्ट्रैक्टर को अकेला इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे उस पर भरोसा है। वो साफ करता है, उसे विंस्टन पर इंसान होने के नाते भरोसा नहीं बल्कि दुनिया के खिलाफ उसके भयानक गुस्से पर भरोसा है। एम्डूसियस बताता है, उसने अपनी शक्ति विंस्टन को इसलिए दी क्योंकि हेडमास्टर सच में इस दुनिया के विनाश की कामना करता है। विंस्टन के सीने में चमकता हुआ बैंगनी हार्ट दिखाया जाता है जो ट्री ऑफ फॉलिंग है। वही चीज डिमोन की पूरी ताकत को एक्टिवेट करने का ट्रिगर है। ये सुनकर विकोर सच में चौंक जाता है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है क्योंकि अब वो समझ चुका है कि वो खतरनाक चीज विंस्टन के हाथ में है। क्रूर मुस्कान के साथ एम्डूसियास मान लेता है, उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो अपनी आंखों से इंसानों को एक दूसरे को खत्म करते देख सके, क्योंकि ऐसा शो मिस करना अफसोस की बात होती। उधर डोलोरस डर से जड़ हो चुकी है। तभी विकोर उसका नाम पुकारता है। वो जमीन पर पड़े उस आदमी को देखती है जिसका शरीर क्रिस्टल से ढका हुआ और बुरी तरह बदल चुका है। अविश्वास से पूछती है, क्या ये सच में उसके पिता हैं? उसकी उंगलियां धीरे से उसके चेहरे को छूने के लिए बढ़ती हैं और उसी पल उसके पिता की आंखें डर से फैल जाती हैं। वो घबराकर पीछे की तरफ रेंगने लगता है, चीखते हुए कहता है, उसे मत मारो। वो किसी भी आदेश को मानने के लिए तैयार है। पीछे खड़ा विंस्टन ठंडी निगाहों से सब देख रहा होता है, जबकि कांपता हुआ म्यूटेटेड आदमी अपनी जान की भीख मांग रहा है। डोलोरस उसे दया और डर के साथ देखती है और धीरे से उसका नाम पुकारती है, हम्बर्ट। अचानक हम्बर्ट खुद ही एक स्वीकारोक्ति कर बैठता है जिससे डोलोरस हैरान रह जाती है। वो मान लेता है कि इन सब के पीछे वही जिम्मेदार है। शर्म और डर में डूबा हम्बर्ट अपनी सच्चाई बताता है। उसने अपराधियों और कल्टिस्ट्स से गैर कानूनी पैसे लिए ताकि विरोधी फैक्शंस को बर्बाद कर सके। इतना ही नहीं, उसने क्वो वाडिस फैमिली को भी मैनिपुलेट किया, पोप बनकर उनका रूप धारण करके। हम्बर्ट के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान उभरती है। वो मान लेता है कि जब उसे पता था कि ऑर्फनेज से मासूम बच्चे गायब हो रहे हैं, तब भी वो चुप रहा। रोते और हंसते हुए वो चीखता है कि उन सारे भयानक कामों के पीछे वही था, और उसी वक्त उसके शरीर में जमे नीले क्रिस्टल्स चमकने और चटकने लगते हैं। अपने पिता की इस सच्चाई को सुनकर डोलोरेस डर से जड़ हो जाती है। म्यूटेटेड आदमी के ऊपर खड़ा विंस्टन ठंडी आवाज में पूछता है, क्या उसने अपने पिता की ये कन्फेशन सुन ली? उसके सीने में धड़कता बैंगनी डीमन हार्ट चमकता है और वो कहता है, जरा सोचो, अपने परिवार को काबू में रखने के लालच में तुम्हारे पिता की वजह से कितनी मासूम जिंदगियां खत्म हो गईं। विंस्टन की चमकती लाल आंख सिकुड़ जाती है और वो ठंडी आवाज में कहता है, सैक्रिफाइसेस अभी खत्म नहीं हुए। उसी वक्त हम्बर्ट दर्द से चीखने लगता है। उसके नीले क्रिस्टल्स ऊर्जा से चटकने लगते हैं। विंस्टन बताता है कि यह भ्रष्ट आदमी भी सैडिल के बदले हुए अपराधियों जैसा है और जल्द ही फटने वाला है। उधर बियांका, सैंचो और पिगी टूटे हुए स्टेडियम के बीच भागते जा रहे हैं। वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम्बर्ट के अंदर जमा भारी माना एक भयानक विस्फोट पैदा करेगा। पास ही बास्करविल ट्रिपलेट्स में से एक अपनी जान बचाते हुए भाग रहा है और उसके हाथों में छोटी लड़की पोमेरियन है। ये धमाका इतना भयंकर होगा कि पूरा स्टेडियम और आसपास का इलाका मिट सकता है। विंस्टन अपने सीने में चमकते बैंगनी हार्ट पर हाथ रखता है और कहता है कि इसी विनाश के जरिए वो अपने तरीके की ट्विस्टेड जस्टिस पूरी करेगा। हम्बर्ट दर्द से चीख रहा होता है। तभी विंस्टन डोलोरस से एक क्रूर सवाल पूछता है, क्या वो अब भी अपने पिता को माफ कर सकती है? जो कुछ उसने किया उसके बाद भी। वो उसकी आस्था को चुनौती देते हुए पूछता है, क्या एक मॉन्स्टर को सच में मुक्ति मिल सकती है? इन सब सच्चाइयों से टूटी डोलोरेस खामोश खड़ी रहती है। उसका सिर झुका हुआ है, आंखें साए में छिपी हैं। वो कुछ कह नहीं पाती। फिर अचानक खामोशी तोड़ते हुए डोलोरस विंस्टन के सवाल का जवाब देती है और साफ इनकार कर देती है। पहले तो विंस्टन हैरान रह जाता है, फिर आंखें बंद कर लेता है। सोचता है कि अपने भ्रष्ट पिता को ठुकराना स्वाभाविक ही है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फिर से खुल जाती हैं क्योंकि डोलोरस बोलना जारी रखती है। उसके चारों तरफ चमकदार सुनहरी रोशनी फैलने लगती है और वो दया के साथ उसकी ओर हाथ बढ़ाती है। वो धीमी आवाज में कहती है,
उसे नहीं पता कि अतीत की कौन सी पीड़ा ने उसे इतना तोड़ दिया, लेकिन उसे यकीन है कि इस निराशा भरी स्थिति में भी उसके पास अब भी अपनी राह बदलने का मौका है और सही फैसला लेने का भी। चमकती आंखों के साथ डोलोरस अपने हाथ जोड़ती है और एक विशाल होली एनर्जी का डोम छोड़ देती है। वो उस सुनहरी बैरियर के अंदर खुद को और अपने म्यूटेटेड पिता को ढक लेती है और बहादुरी से विंस्टन से चिल्लाकर कहती है, जल्दी भाग जाओ, धमाका होने वाला है। होली लाइट पूरे बैटलफील्ड पर फैल जाती है। उसी पल विंस्टन की नजरों में नीली लाइटनिंग की एक चमक दौड़ जाती है और डिवाइन एनर्जी उसके अंदर दबी एक पुरानी याद को जगा देती है। उस याद में एक बेबस आदमी चीख कर कह रहा है, भाग जाओ, जबकि एक सुनहरे बालों वाली औरत रोते हुए माफी मांग रही है। विंस्टन उलझन में अपना चेहरा पकड़ लेता है, लड़खड़ाते हुए पीछे हटता है। उसे समझ नहीं आता ये अनजान यादें उसके दिमाग में कहाँ से आ रही हैं। उस अजीब दृश्य से हिल चुका विंस्टन नीचे डोलोरस की ओर देखता है और धीमे से उसका नाम बुदबुदाता है, जबकि वो अपने टूटे हुए पिता की रक्षा के लिए खड़ी है। डोलोरेस अपनी जगह डटी रहती है। उसके हाथ अब भी अपने म्यूटेटेड पिता पर टिके हैं और उसकी पीठ पर लगे नीले क्रिस्टल्स लगातार छटकते हुए अनियंत्रित एनर्जी छोड़ रहे हैं। दर्द से टूटकर हम्बर्ट पत्थर की जमीन पर गिर जाता है। वो रोते हुए कहता है कि दर्द सहन नहीं हो रहा और विनती करता है कि बस उसे फटने दिया जाए ताकि ये पीड़ा खत्म हो जाए। लेकिन डोलोरस उसे हार मानने नहीं देती। वो उसे आदेश देती है, हिम्मत रखो, इस दर्द से लड़ो। वो उससे कहती है, अब आखिरी बार कोशिश करो, अपने लिए नहीं बल्कि उन सबके लिए जो तुम्हारे आसपास हैं। वो उसके साथ उस सुनहरी बैरियर के अंदर मजबूती से खड़ी रहती है, जबकि हम्बर्ट बेबस होकर कराहता रहता है। लेकिन उसके अंदर की अनियंत्रित माना आखिरकार अपने अंतिम बिंदु पर पहुंच जाती है। हम्बर्ट आखिरी चीख निकालता है और उसके टूटते क्रिस्टल से अंधा कर देने वाली नीली रोशनी की किरणें फूट पड़ती हैं। डोलोरेस की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वो डर से कांपते हुए बस इनकार में फुसफुसाती है, क्योंकि नीली रोशनी उसे निगलने लगती है। दूर खड़े नाइट हाउंड और एम्ब्रूसियस भी उसी पल उस ऊर्जा के उभार को महसूस कर लेते हैं। दोनों उस धमाके की दिशा में देखते हैं। सफेद और नीली रोशनी का एक विशाल विस्फोट डोलोरेस और हम्बर्ट को पूरी तरह ढक लेता है, मानो उन्हें मिटा ही देगा। लेकिन जैसे ही विस्फोट अपने चरम पर पहुंचता है, एक रहस्यमयी शख्स काले जूते पहने, हाथ में वॉकिंग केन लिए, शांत कदमों से उस चमकती रोशनी के अंदर प्रवेश करता है। अचानक हुई इस दखल से डोलोरेस हैरान होकर ऊपर देखती है और सामने खड़ा नया व्यक्ति पोप होता है। तेज अंधा कर देने वाली रोशनी के बीच अचानक पोप प्रकट होती है और डोलोरेस वहीं खड़ी रह जाती है, पूरी तरह सन्न। चारों तरफ मचा हुआ हाहाकार देखकर उसके मन में बस एक ही सवाल गूंजता है, आखिर पोप इस खतरनाक बैटलफील्ड तक पहुंची कैसे? नीचे उसका बदला हुआ पिता हम्बर्ट खड़ा है, जिसकी देह से अनियंत्रित फट पड़ने वाली एनर्जी चटक रही है और डोलोरेस की घबराहट लगातार बढ़ती जा रही है। चारों तरफ खतरा होने के बावजूद पोप बिल्कुल शांत रहती है। वह धीरे से अपना पुराना झुर्रियों भरा हाथ हम्बर्ट के टूटे हुए चमकते कंधे पर रख देती है। उसी पल उनके चारों ओर एक सुनहरी औंदरा फैल जाती है। जमीन तक शांत हो जाती है। म्यूटेटेड हम्बर्ट घुटनों के बल झुका है और थोड़ी दूरी से डोलोरेस घबराहट में सब देख रहा है। डोलोरेस अविश्वास से जड़ हो जाती है, क्योंकि पोप के सिर्फ एक स्पर्श ने उस भयानक विस्फोट को चमत्कार की तरह रोक दिया है। अब जब वह खतरनाक एनर्जी खत्म हो चुकी है, हम्बर्ट का क्रिस्टल जैसा शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है और बारीक चमकती धूल बनकर हवा में बिखरने लगता है। पोप चुपचाप देखती रहती है जब तक कि वे चमकते कण हवा में उड़ते उड़ते पूरी तरह गायब नहीं हो जाते। फिर वह धीरे से अपनी आंखें बंद करती है और हाथ जोड़कर एक छोटी सी प्रार्थना करती है। फिर वह मुड़कर उस युवती की तरफ देखती है और डोलोरस से कहती है कि तुरंत यहाँ से निकल जाओ। उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान है और वह याद दिलाती है कि कोई है जो उसका इंतजार कर रहा है। डोलोरस के कदम बढ़ते ही पोप उसे आखिरी सलाह भी देती है। वह कहती है, अपनी सच्ची भावनाओं से मत छुपो, जो तुम्हारे दिल में है उसे स्वीकार करो। पोप के शब्द सीधे दिल में उतर जाते हैं। डोलोरस के गाल हल्के से लाल हो जाते हैं और वह नए दृढ़ निश्चय के साथ सिर हिला देती है। पोप पर भरोसा करते हुए डोलोरस टूटे हुए स्टेडियम के पार दौड़ पड़ती है। उसके पीछे पोप सीधे ट्रांसफॉर्म्ड हेडमास्टर विंस्टन की ओर बढ़ती है। वह विशाल विंस्टन के सामने मजबूती से खड़ी हो जाती है। विंस्टन ऊपर से घूरता है। उसकी छाती में धड़कता हुआ चमकता डेमनिक हार्ट साफ दिखाई दे रहा है। वह खतरनाक खामोशी में खड़ा रहता है। उसकी इकलौती लाल आंख तेजी से चमक रही है, जैसे अपने नए प्रतिद्वंद्वी को परख रही हो। पोप शांत नजर से विंस्टन को देखती है और आत्मविश्वास से कहती है कि अब इस लड़ाई को वह संभालेगी। हेडमास्टर विंस्टन उसे घूरता है और उसके पूरे परिवार के नाम से पुकारता है। वह व्यंग्य से कहता है, कितना मजेदार है कि इतनी होली बनने वाली औरत उसी खून से आती है, उस डिसाइपल के खून से जिसने भगवान को 3 बार नकार दिया था। वह रूखे अंदाज में पूछता है, तुम्हारा यहाँ होना डोलोरेस से बेहतर कैसे?
और चेतावनी देता है, अगर तुम उसे बस समझाकर रोकने आई हो तो अभी हार मान लो। विंस्टन को हैरानी होती है क्योंकि पोप उन कठोर बातों से सहमत हो जाती है। वह मान लेती है कि उनका परिवार सच में एक गद्दार की संतान है, लेकिन वह बताती है इसी में एक रहस्य छिपा है कि क्वो वाडिस परिवार के पास अब भी होली पावर क्यों है। फिर वह एक गुप्त इतिहास बताना शुरू करती है जो पीढ़ियों से सिर्फ उनके परिवार में बताया जाता रहा है और दुनिया को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पोप उस डिसाइपल की कहानी सुनाती है जिसने प्रॉफिट लॉन को धोखा दिया था। अपराध बोध और शर्म से टूटा हुआ वह आदमी पहाड़ों की गहराई में छुप गया था। वहीं अकेले अकेले उसने अपना हर दिन पत्थर तराशते हुए बिताया, प्रॉफिट की एक विशाल मूर्ति बनाने में। बहुत समय बाद अचानक उस पर तेज सुनहरी रोशनी बरस पड़ी और उसके सामने रिसरेक्टेड प्रॉफिट लोन प्रकट हो गई। चमकती हुई उस प्रॉफिट की आत्मा उस घुटनों के बल बैठे आदमी के पास आई और लगातार 3 बार उसे पूछा, क्या तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो? दुख और प्रेम से भरा हुआ वह डिसाइपल रोते रोते बार बार अपना प्रेम स्वीकार करता रहा। उसकी आखिरी टूटती हुई स्वीकारोक्ति सुनकर प्रॉफिट लॉन ने गर्मजोशी से मुस्कुराया और रोशनी की ओर वापस चलने लगी। घबराकर वह डिसाइपल तुरंत खड़ा हुआ और उसके चमकते शरीर के पीछे भागा, बेचैनी से पूछते हुए कि उसके लॉर्ड आखिर कहाँ जा रहे हैं। लॉन पीछे मुड़ी और कोमल मुस्कान के साथ बोली, वह उसी जगह लौट रही है जहां उस पर हमला हुआ था, उन्हीं लोगों को बचाने जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी। उसकी इस अनंत क्षमा को सुनकर डिसाइपल फूट फूट कर रो पड़ा। उसे अपनी कायरता पर गहरी शर्म महसूस हुई क्योंकि वह तो अपनी जान बचाने में लगा था। पोप विंस्टन से कहती है, यही वह पल था जब गहरी शर्म और होली ग्रेस एक साथ जन्मे और यही उनके परिवार की शक्ति की असली जड़ है। उसी समय दूर डोलोरेस दृढ़ चेहरे के साथ दौड़ रही है और पोप बताती है कि उस डिसाइपल का प्रॉफिट से पूछा गया सवाल, वेयर आर यू गोइंग, यही उनके परिवार के नाम की शुरुआत बना, क्वो वाडिस। बैटलफील्ड के पार दौड़ती हुई डोलोरेस के चेहरे पर अब गहरी समझ झलक रही है। वह पोप के कोमल स्पर्श को याद करती है और उसकी वह समझदार सलाह कि अपनी भावनाओं से छुपना बंद करो और दिल की सच्चाई को स्वीकार करो। पसीने में भीगी भारी सांसें लेती डोलोरेस आखिर समझ जाती है पोप के शब्दों का असली अर्थ। उसे एहसास होता है नाइट हाउंड के लिए उसके उलझे हुए जज्बात टूटे हुए घड़े से रिश्ते पानी जैसे हैं। उन्हें रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर वह उन्हें पूरी तरह स्वीकार कर ले तो वे कभी खत्म भी नहीं होंगे। इसी बीच पास ही बुरी तरह घायल और खून से लथपथ नाइट हाउंड अपनी आखिरी लड़ाई के लिए तैयार खड़ा है। उसके ऊपर विशाल डीमन एम्डूसियस खड़ा है और वह अपना भारी खुर उठाता है, एक कुचल देने वाला वार करने के लिए। अगले ही पल उसका खुर जमीन पर भयानक ताकत से गिरता है। धरती टूट जाती है और चट्टानों की विशाल लहर हवा में उछल जाती है। लेकिन जैसे ही धूल साफ होती है, अम्दुसियस की चमकती लाल आंख अचानक हैरानी से फैल जाती है क्योंकि ठीक समय पर डोलोरेस बीच में आ गई है। वह घायल सोर्ड्समैन के सामने मजबूती से खड़ी है और उसके सामने एक मजबूत सुनहरी शील्ड बन चुकी है जो डीमन के पूरे हमले को रोक लेती है। उसकी मुट्ठी कस जाती है जिसमें होली लाइट तेजी से जल रही है और वह पूरी तरह उस रास्ते को स्वीकार कर लेती है जिसे उसके दिल ने चुना है। अपनी सच्ची भावनाओं को स्वीकार करते ही डोलोरेस एक विशाल होली आग जैसी एनर्जी छोड़ देती है। वह लहर नाइट हाउंड को घेर लेती है और उसे एक शक्तिशाली होली ब्लेसिंग दे देती है। दुश्मन की ओर घूरते हुए डोलोरेस जोर से उस आदमी को पुकारती है जिसे वह वैन के नाम से जानती है और कहती है कि यह लड़ाई वे दोनों साथ लड़ेंगे। उधर हेडमास्टर विंस्टन अचानक अपना सिर पकड़ लेता है जैसे असहनीय दर्द उठ गया हो। नीली बिजली की चमक और अनगिनत घबराई आवाजें उसके दिमाग में गूंजने लगती हैं। कोई भागने को कह रहा है, कोई माफी मांग रहा है और वे हाँफते हाँफते पोप के सामने घुटनों पर गिर पड़ता है। कांपती आवाज में विंस्टन पूछता है, उसने उसके दिमाग के साथ क्या किया है? पोप आगे बढ़ती है और धीरे से अपना हाथ उसके चेहरे पर रख देती है। वह पूछती है, उन डरावनी यादों में क्या सच में इंसानों की सिर्फ कुरूपता ही बची थी? विंस्टन की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं जब वह कहती है कि उन यादों में उससे कहीं ज्यादा था जिसे डीमन ने जानबूझकर छुपा दिया। दयालु नजर से उसे देखते हुए पोप पूछती है, क्या उस दुख भरे अतीत में गहरा प्रेम भी नहीं था? विंस्टन दर्द से चीख उठता है क्योंकि एक बहुत गहरी दबी हुई याद अचानक ऊपर फूट पड़ती है। वह दिन जब उसके परिवार के घर पर हमला हुआ था और छोटा विंस्टन अपनी माँ की बाहों में उठाया जा रहा था। उनके पीछे उसका पिता बहादुरी से खड़ा था, हथियारों से लैस हिंसक भीड़ को रोकते हुए जो उस नोबल बच्चे को बेच देना चाहती थी। वह अकेला उनसे लड़ रहा था ताकि उसका परिवार भाग सके। दूर ले जाए जाते हुए छोटा विंस्टन बेबस होकर अपने पिता की ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसे मजबूर होकर वह भयावह पल देखना पड़ता है जब गुस्साई भीड़ उसके पिता की छाती में बार बार छुरा घोंप देती है। उसी हमले से भागते हुए उसकी माँ, जिसे पीठ में भी छुरा लगा था, पत्थरों भरी जमीन पर गिर पड़ती है। वह अपने बेटे को एक भारी क्लोक से ढक देती है और कहती है कि वह यहीं छुपा रहे। वह उसके पिता को लेने वापस जा रही है। डरा हुआ छोटा विंस्टन उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है उसे रोकने के लिए। क्लॉक के नीचे से झांकते हुए
रोता हुआ बच्चा अपनी माँ से विनती करता है कि वह उसे छोड़कर मत जाए, वहां वापस जाना बहुत खतरनाक है। उसकी बेबस गुहार सुनकर उसकी माँ रुक जाती है और आंसू भरी आंखों से पीछे मुड़कर उसे देखती है। घातक घाव के बावजूद वह उसे कसकर गले लगा लेती है, अपने शरीर से उसे ढाल की तरह ढकते हुए। धीमी आवाज में वह मानती है, उसे समझ नहीं आता कि उनके साथ ऐसा भयानक हादसा क्यों हुआ। खून बह रहा है, दर्द गहरा है, फिर भी वह अपने बेटे की आंखों में प्यार से देखती है। वह उससे कहती है, भले ही अभी उसे सिर्फ दर्द दिख रहा हो, लेकिन यह दुनिया सिर्फ क्रूर नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा सुंदर है और प्यार से भरी हुई है, जितना अभी इस अंधेरे पल में लगता है। उसे सीने से लगाए रोते हुए वह मानती है कि उसके शब्द शायद अभी उसे सुकून न दें। फिर भी वह उन सब की तरफ से माफी मांगती है जिन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई। जमीन पर उसका खून फैल रहा है और वह अपने बेटे को पकड़े पकड़े घुटनों पर झुक जाती है, आखिरी बार गहरी माफी देते हुए। लेकिन यह दर्द भरी याद अचानक रुक जाती है, क्योंकि अंधेरे से एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है, उसे सच से इनकार करने का आदेश देते हुए। तभी डीमन के नियंत्रण को चीरती हुई एक और याद उभर आती है। एक जहाज के टूटने के बाद बेहोश विंस्टन एक अंधेरे रेतीले बीच पर आकर पड़ा है। उसकी पत्नी पूरी तरह भीगी हुई और घबराई उसके ऊपर झुकी है, उसकी छाती पर जोर जोर से दबाव डाल रही है, रोते हुए उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही है। आखिर उसकी कोशिश सफल होती है और विंस्टन जोर से खांसते हुए समुद्री पानी उगल देता है। पत्नी राहत से पीछे गिर पड़ती है और खुशी से उसका नाम पुकार उठती है। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे हैं और वह टूटे दिल से माफी मांगती है। वह कबूल करती है कि जहाज पर उसने कायरता दिखाई, अपनी जान बचाने के लिए पहले उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया था। तभी विंस्टन धीरे से उसका गाल छूता है और कमजोर आवाज में कहता है, सब ठीक है। लगभग मरने के बाद भी वह हल्के से मुस्कुराता है और आसमान की ओर देखते हुए कहता है कि उसने उसे माफ कर दिया। आखिर में वह सब कुछ जोखिम में डालकर वापस आई, उसकी जान बचाने। उसकी पत्नी उसका हाथ अपने भीगे चेहरे से लगा लेती है, आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए, आखिरी बार माफी मांगते हुए। वह कहती है वह उसे प्यार करती है, लेकिन जैसे ही यह शब्द निकलते हैं वह खूबसूरत याद टूटकर बिखर जाती है। डीमन की आवाज फिर गूंजती है, उसे सच से इनकार करने का आदेश देती हुई। बैटलफील्ड में वापस विंस्टन पत्थर की जमीन पर अपने कांपते हाथों को घूरते हुए कहता है, उसे अब सब याद आ गया है। उसके चेहरे से पूरी डेमोनिक क्रोध गायब हो जाता है और उसकी जगह गहरा दुख आ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि उसकी यादों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। उसके अतीत के लोग सच में उससे प्यार करते थे और उसके लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। पोप दोनों को एक गर्म चमकते होली लाइट के घेरे में ढक देती है। वह घुटनों पर बैठती है और उसके कंधे पर सांत्वना से भरा हाथ रखती है, कहती है कि अब समय आ गया है अपने अतीत के लोगों को माफ करने का। रोती हुई आंखों से विंस्टन उसे देखता है और पूछता है, क्या उसके जैसा पापी भी माफी पा सकता है? पोप गर्मजोशी से मुस्कुराती है और बिना एक पल गंवाए कहती है, हाँ, उसे माफी मिल सकती है। लेकिन उसी पल वह शांत क्षण चकनाचूर हो जाता है। अचानक खून की तेज बौछार पोप के चेहरे पर आ गिरती है और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वह जमे हुए डर के साथ विंस्टन को घूरती रह जाती है, क्योंकि उसकी पीठ और छाती के आर पार अभी अभी एक विशाल छेद बना दिया गया है, जिसने उसके भीतर धड़क रहा बैंगनी डेमनिक हार्ट पूरी तरह उड़ा दिया है। वही हार्ट जो उसे जिंदा रखे हुए था। जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। तभी विकोर अम्डूसियस के ऊपर से छलांग लगाता है, अपनी तलवार को लाल आभा में ढककर एक भारी वार के लिए तैयार। विकोर तेजी से नीचे गिरता है और राक्षस के शरीर पर कई भारी चमकदार वार करता है। अम्डूसियस चोटें सहता है और घायल होता है, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से चमक उठती हैं। जवाब में उसके सिर पर बड़ा क्रिस्टल तेज रोशनी से चमकने लगता है, एनर्जी जमा करता हुआ। अचानक तेज गति से एम्डूसियस एक जबरदस्त वार करता है जो विकोर को चौंका देता है। उस वार की ताकत से विकोर बुरी तरह घायल हो जाता है और मास्क के नीचे से खून ठूकता है। तलवारबाज को संभलने का मौका दिए बिना राक्षस सीधे उस पर टूट पड़ता है और सींग से वार करने की कोशिश करता है। विकोर जल्दी से संतुलन वापस पाता है और आगे बढ़कर लाल आभा से भरा एक विशाल वार करके उसे रोकता है। दोनों के विशाल हमले आमने सामने टकराते हैं, जिससे तेज रोशनी फूटती है और उनकी ताकतें भिड़ जाती हैं। हवा में टिके हुए विकोर पूरी ताकत से नीचे वार करता है, एम्डूसियस की नीली बिजली को रोकने की कोशिश करते हुए। उनकी टकराती आभाओं की एनर्जी से जोरदार धमाका होता है। गुलाबी और नीली लहरें फैलती हैं और पत्थर टूट जाते हैं। ऊपर कहीं से कुछ लोग ये सब देख रहे होते हैं। उनमें से एक बास्करविले ट्रिपलेट्स में से है, जो बहादुरी से छोटी पोमेरियन को लेकर उसे सुरक्षित जगह ले जा रहा है। सब विकोर की लड़ाई को चिंता से देख रहे हैं। पास ही ट्यूडर, सांचो और बियांका भी ये अफरा तफरी देख रहे हैं और हैरान हैं कि ये लड़ाई राक्षस और नाइट हाउंड के बीच कैसे शुरू हुई। दूसरी तरफ कामस मॉर्ग ध्यान से लड़ाई देख रही है, चेहरे पर पसीना और गहरी लगन। उसके पीछे एक छोटा डीमन सीयर तैर रहा है। जैसे ही धमाके की लहरें स्टेडियम में फैलती हैं, एक छोटी सी आकृति मलबे के पीछे छिप जाती है। वो सिंक्लेयर है, जो गिरे पत्थर के नीचे से झांक रहा है, पूरी तरह डरा हुआ।
नाइट हाउंड और इस भयानक लड़ाई को देखकर। अमदुकियास हंसता है नाइट हाउंड पर और उसकी ताकत परखने के लिए एक बिजली से भरा पंच मारता है। उस वार की ताकत से वाल्किर को अपनी लाल तलवार से ब्लॉक करना पड़ता है और वो टूटे फर्श पर पीछे की ओर फिसल जाता है। लड़ाई खतरनाक तरीके से दर्शकों के करीब आ रही है। विकर के नीचे पिग्गी डर के मारे झुका हुआ है और बेहोश साथी की रक्षा करते हुए सब देख रहा है। मैदान देखते हुए विकर अपनी जादुई अंगूठी छूता है, लेकिन समझ जाता है कि वो बैरियर एक्टिवेट नहीं कर सकता। बड़ी मैजिक से आसपास के स्टूडेंट्स खतरे में आ जाएंगे। अपने शारीरिक बल पर निर्भर होकर विकर अपनी चमकती तलवार कसकर पकड़ता है और समझता है कि बेस्करविले की 8वीं टेक्निक बस एक बार ही इस्तेमाल कर सकता है। एलीट डीमंस के खिलाफ अपनी पिछली लड़ाइयों को याद करके वॉल्किर अपना इरादा और मजबूत करता है कि इस राक्षस को उसी सटीकता से हराएगा। विकर फिर से लड़ाई में कूदता है। उसकी लाल आभा राक्षस की नीली बिजली से टकराती है। वो सही मौके का इंतजार करता है। अचानक अम्दुसियस आक्रामक होकर आगे बढ़ता है। इंसान की हल्की सी चूक देखकर हमला करता है। मौका पाकर राक्षस एक जबरदस्त घुटने का वार सीधे विकोर के सीने में मारता है। उस वार से जोरदार झटका फैलता है और नाइट हाउंड हवा में उछल जाता है। अम्दुसियस लाल चमकती आंखों से विकोर को घूरता है। अचानक उसके शरीर के अंदर से तेज सुनहरी रोशनी फूटती है, उसकी खोपड़ी जैसे चेहरे को तोड़ती हुई। राक्षस का जबड़ा दर्द और डर से खुल जाता है। पवित्र रोशनी उसके सिर की दरारों से बाहर निकल रही होती है। राक्षस के गिरने की वजह सामने आती है। नीचे हेडमास्टर विंस्टन की आत्मा दिव्य रोशनी में नहाई हुई है। पछतावे के आंसू बहाते हुए पोप उसका हाथ पकड़कर उसे माफी दे रहा है। जैसे ही विंस्टन माफी स्वीकार करता है, उसका राक्षस से काला समझौता टूट जाता है और गुस्से में एम्डुसियास चिल्लाता है कि उसे धोखा दिया गया। खून बहता हुआ लेकिन डटा हुआ विकोर इस मौके का फायदा उठाता है और अपने जिंदा पेंडेंट डेकाराबिया को आदेश देता है कि अब काम करे। छोटा तारे जैसा पेंडेंट अलग होकर हवा में उड़ता है, पीछे लाल एनर्जी छोड़ते हुए, और कमजोर राक्षस के ऊपर रुक जाता है। अपनी मैजिक से डेकाराबिया तेजी से बड़ा होता है और मैदान पर लाल रोशनी फैला देता है। विशाल पेंडेंट सीधे एम्डुसियस पर गिरता है, उसे जमीन में दबा देता है और पूरी तरह रोक देता है। भारी जादुई दबाव में एम्डुसियस ऊपर देखता है और डेकाराबिया को गाली देता है, उसे गद्दार कहता है। उसका कंकाल जैसा चेहरा और टूटने लगता है, अंदर से चमकता हुआ, लेकिन वो बेकार ही छूटने की कोशिश करता है। मौका देखते ही डोलोरस आगे बढ़ती है। उसकी आंख में पवित्र क्रॉस चमकता है और वो डिवाइन एनर्जी भेजती है ताकि उसे दबा कर रख सके। ये देखकर राक्षस हैरान रह जाता है। अपनी बची हुई ताकत लगाकर विकर बेस्करविले की 8वीं टेक्निक एक्टिवेट करता है, अपने डैगर के चारों ओर लाल आभा के विशाल दांत बनाते हुए। आखिरी वार सीधे राक्षस के सिर पर पड़ता है और एक जबरदस्त गुलाबी और लाल एनर्जी का विस्फोट होता है जो उसे पूरी तरह घेर लेता है और अरीना का फर्श तोड़ देता है। धमाका शांत होने पर धूल बैठती है और गाढ़ा धुआं उठता है। अम्दुचस का चेहरा पूरी तरह तबाह हो चुका होता है, बस एक खूनी शरीर बचा है। विकोर थका हुआ खड़ा है, भारी सांसें लेते हुए अपने गिरे हुए दुश्मन को देखता है। जबरदस्त कोशिश के बाद वो अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहता है, खुश कि उसकी आखिरी कोशिश सफल हुई। सांसें भारी हैं, पसीना टपक रहा है। वो सोचता है कि इस बार उसने ट्री ऑफ फॉलिंग को एक्टिवेट होने से रोक दिया। डोलोरेस मुस्कुराते हुए उसकी तरफ दौड़ती है, चिल्लाती है कि आखिरकार जीत गए। वाइकर भी राहत महसूस करता है क्योंकि उसे पता है विंस्टन को बस कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना था। दूर सुनहरे उजाले की तरफ देखते हुए जहां पोप विंस्टन को शुद्ध कर रहा है, विकर को अजीब सी सुरक्षा महसूस होती है, लेकिन यह शांति अचानक टूट जाती है। बिना चेतावनी विंस्टन के पीछे से उसके सीने में एक बड़ा खूनी छेद फट जाता है। पोप डर से उसे देखता रह जाता है। विकोर की लाल आंखें चौड़ी हो जाती हैं, जैसे उसने मौत को महसूस कर लिया हो। विंस्टन अपने टूटे सीने को देखता है, खून बह रहा है। वो हकलाता है, समझ नहीं पाता क्या हुआ। उसका शरीर गिर पड़ता है और पोप उसके पास घुटनों के बल बैठ जाता है, पूरी तरह टूटकर। लेकिन बुरा सपना खत्म नहीं हुआ। विकोर के पीछे एम्डुसियस का बर्बाद शरीर हिलने लगता है और फिर खड़ा हो जाता है, अंधेरे में हंसता हुआ। उसका आधा नष्ट चेहरा फिर से बन जाता है। वो विकोर को देखता है और इंसानों को भोला समझकर उनका मजाक उड़ाता है। स्टेडियम के ऊपर उड़ते हुए एम्डुसियस हंसता है कि उन्होंने इतनी बड़ी बाजी एक इंसान पर छोड़ दी, और सच बताता है कि ट्री ऑफ फॉलिंग का ट्रिगर हमेशा उसके अंदर ही था। विकोर गुस्से में पूछता है, उसने अपनी असली ताकत इस्तेमाल करने में इतनी देर क्यों की? टूटी जबड़ों के साथ मुस्कुराते हुए एम्डुसियस कहता है, ये सब उसके अपने मनोरंजन के लिए था। उसे इंसानों को उम्मीद देकर उनकी निराशा देखना पसंद है। वो विकोर को चिढ़ाता है, कहता है उसका गुस्से और बेबसी वाला चेहरा अब सबसे मजेदार है। विकोर जवाब देता है कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। गुस्से में विकोर उसका नाम चिल्लाते हुए एक सीधा जोखिम भरा हमला करता है, लेकिन तभी उसकी कलाई के ब्रेसलेट से मोटी गहरे लाल कांटेदार बेलें निकलती हैं। विकोर चौंक जाता है। जब वो बेलें तेजी से उसे लपेटने लगती हैं, उसे फंसा देती है। वो जकड़ जाता है और जमीन पर गिरता है, एक गहरे कोकून में बंद, जबकि एम्डुसियस उसे देखता है। अब दानव ट्री ऑफ फॉलिंग की पूरी ताकत खोल देता है। भारी बेलें जमीन से निकलती हैं और पूरे स्टेडियम में फैल जाती हैं।
अंधेरी जड़ें भागते छात्रों को पकड़ने लगती हैं और एम्बुसियस उनका मजाक उड़ाता है। कहता है अब इंसानियत की असलियत सामने आएगी। इस अफरा तफरी का मजा लेते हुए वो कहता है कि यही जगह है जहां इंसान एक दूसरे को धोखा देंगे और मारेंगे, और ये सब नए युग की पहली कुर्बानी होंगे। ये डर डोलोरस तक भी पहुंचता है। वो चौंक जाती है जब उसके ब्रेसलेट से भी काली बेलें निकलती हैं, उसे लपेटती हुई। वो विकोर को पुकारती है। अपने कोकून में फंसा विकोर बेबस होकर संघर्ष करता है। डोलोर्स की तरफ देखता है। उसे फंसा देखकर उसकी आंख से आंसू गिरता है और वो धीरे से माफी मांगता है कि वो इतना मजबूत नहीं था। अंधेरी बेलें उसे पूरी तरह घेर लेती हैं और विकोर कड़वे मन से मान लेता है कि वो इस भविष्य को बदल नहीं पाया